अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? अच्छी गुजरी होगी। बहुत सारे लोगों की अच्छी नहीं भी गुजरी, फिर भी उनको अच्छी गुजारनी पड़ती है क्योंकि ये ज़िंदगी है, गुजारनी तो पड़ेगी। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि जैसे अक्सर मैं अपने शो पे रिश्तों की बात करती हूँ कि रिश्ते आसमानों पे जुड़ते हैं और आपको आपका जो साथी है अल्लाह मियाँ ने बनाया हुआ है वो आसमान पे बनाया है और वो इधर मिल जाएगा, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। मगर आपस की बात है, जब आप एक ऐसी एज में होते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता आप ज़िंदगी की तरफ आगे जा रहे होते हैं तो आप अपने आइडियल ज़रूर बनाते हैं, आप सोचते ज़रूर हैं। लड़कियां हैं तो वो सोचती हैं उनका मनपसंद केयरिंग हस्बैंड, हैंडसम, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और वही सोचती हैं। कभी वो अपने अब्बू को देख के आइडियलाइज़ कर लेती कि मेरे अब्बू जैसा हो या अब्बू जिस तरह के हैं वैसा हो, अम्मी का जितना वो ख्याल रखते हैं, जितनी वो केयर करते हैं, जितने वो महंगे तोहफे दिलाते हैं। कभी आप अपनी बहन के हस्बैंड को देखकर आइडियलाइज़ करती कि ये जिस तरह है ना मेरी आपी के साथ, तो उसी तरह के हों। कभी आप किसी हीरो को देखती हैं। सो अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पर आपकी जहन आपको अलग अलग आइडियाज़ देता है कि अगर ऐसा हमसफ़र मिल जाए, ऐसा हमसफ़र मिल जाए तो क्या क्या ही ज़िंदगी का मज़ा हो। मगर हर चीज़ आपको ज़ाहिर है प्लेट में रखी हुई तो नहीं मिलती। जब भी आपको आपके पार्टनर्स मिलते हैं उनमें कोई अच्छाई होती है, कोई बुराई होती है, यानी वो अच्छाई और बुराई का मजमुआ होते हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं की अच्छाई और बुराई को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारना होता है। अब ज़िंदगी तो सिर्फ एक ही दफ़ा मिली है ना, दोबारा तो नहीं मिलेगी, तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए। अलग अलग लोगों की फितरत होती है, अलग अलग लोगों की आदत होती है और जब वो दो लोग अंडर वन रूफ आते हैं तो वो दो फरिश्ते नहीं, दो इंसान होते हैं। और जब इंसान एक छत के नीचे एक साथ रहता है तो उस घर को, उस मकान को घर कैसे बनाना है, बेसिकली अगर आपने ये सीख लिया ना ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी बहुत सौ से बेहतर गुजर सकती है। बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ हमने देखे हैं कि बज़ाहिर तो बड़े आइडियल लग रहे होते हैं लेकिन असल में वो खुश नहीं होते एक दूसरे के साथ या अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हर वक्त लड़ते मरते नज़र आते हैं फिर भी वो साथ होते हैं। सो अलग अलग कपल्स को जब आप देखते हैं तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आप अपने लिए क्रिएट करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी या मैं ऐसा नहीं करूँगा, या मुझे अपने हस्बैंड में ये चीज़ नहीं चाहिए या मुझे अपनी वाइफ में ये चीज़ नहीं चाहिए। और अगर आप कम उम्र होते हैं तो उस वक्त तो आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए होता है। आप वही जो जनरलाइज आपको चीज़ें मिली हुई हैं आप उसी को मद्देनज़र रखते हुए पैमाने को नाप कर अपना स्पाउस चूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बुर्दबार होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज हासिल हो जाती है, आप पढ़ लिख जाते हैं, तो फिर आप की पॉइंट ऑफ व्यूज़ और आपकी सोच इस अपने रिश्तों को लेकर बदल जाती है। अगर आपको मैं मिसाल उस तरह दूँ कि किसी की बहुत यंग एज में शादी हुई हो, लाइक टीन एज में, और वो कपल आहिस्ता आहिस्ता 20s और 30s में जब वो ग्रो किया हो तो उनकी चॉइसेस, उनकी जो बेसिकली पसंदीदगी है वो बदलती जाती है हर एज में, क्योंकि वो खुद ग्रो कर रहे होते हैं, वो खुद ग्रूम हो रहे होते हैं। अगर तो एक दूसरे के साथ आदमी और औरत ने ग्रो किया, यानी कि अगर आदमी ने अपने आप को अपडेट किया तो औरत ने भी किया, तो ये गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है। मगर अगर कोई एक दूसरे को अपडेट करने में लगा रहा अपने आप को छोड़ के और कोई किसी से आगे निकल गया तो वो बैलेंस ज़िंदगी में आउट हो जाता है। सो ज़िंदगी में मियाना रवि और बैलेंस कैसे क्रिएट रखें, अपने आइडियल्स के पीछे भागें या नहीं भागें, आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए ये आपको एक मैच्योर एज में जाके पता चलता है। तो क्यों ना आज एक ऐसा कपल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल एक साथ गुजारे, धूप छाँव, हर मौसम का सामना किया, अच्छाई बुराई सब देखा, उन्होंने तो कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्यों ना हम उनकी सीखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाएं और आज उन्हें अपने शो में बुला के उनसे उनकी प्रोफेशनल नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ एज अ कपल वो क्या आपको सिखाएंगे आज जानने की कोशिश करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा
कि हमेशा हमारे यहाँ कोई कोर्सेज नहीं होते, कोई ट्रेनिंग क्लासेस नहीं होती कि आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाएं। बड़ा ट्रेनिंग दी जाती है हमें कि अच्छा जी शादी होने वाली है, खाना पकाना सीख लो, जो जो चीज़ें बड़ों को पता होती हैं वो सब हमें सिखा के भेजते हैं। लेकिन एक्चुअली जब आप इस मैदान में उतरते हैं तो आपको एक्सपीरियंसेस देने के लिए, आपको मशवरे देने के लिए वो लोग आपके सामने आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है और हर उतार चढ़ाव और धूप छाँव से गुजर कर वो इतने साल अब उन्होंने ज़िंदगी अपनी एक साथ गुजारी होती। तो आज वही एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमारे साथ, वैसे तो ये क्रिकेट में एक्सपीरियंस बताते हैं अपना कि ये करो तो वो करो, वहाँ कोचिंग करते हैं, वहाँ मशवरे देते हैं, लेकिन आज हम इनसे क्रिकेट के अलावा असल ज़िंदगी में छक्के कैसे लगाने चाहिए बेसिकली वो पूछने वाले हैं। तो हमारे साथ आज मिस्टर एंड मिसेस मोइन खान मौजूद हैं, मोइन खान साहब और उनकी मिसेस तस्नीम खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, मज़े में। मैंने भी आप लोगों को ग्रो करते हुए देखा है। हाँ जी। कितना पुराना हमें एक दूसरे को जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। इतना लंबा साइलेंस क्योंकि एफर्ट बहुत लंबी है। हाँ, ये तो खैर, ये तो है। सो ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट की जर्नी होती है या शादीशुदा लाइफ की जर्नी होती है? डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा फीलिंग रखते हो किस चीज़ के लिए, यू नो। स्ट्रेस उस वक्त होता है जब बहुत ज़्यादा फील करते हैं आप, यू नो। तो थोड़ा सा इजी गोइंग होना चाहिए इंसान को, क्योंकि रिलेशंस के अंदर दरगुजर करनी पड़ती हैं चीज़ें आपको, तो उससे ही आपका घर का एटमॉस्फेयर जो वो काम रहता है, कूल रहता है, बेटर रहता है, आप खुश रहते हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि मर्द के लिए उसके करियर की एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है, मगर औरत के लिए तो पूरा महवर जो है वो उसका घर ही होता है। सही, बिल्कुल। तो वो हो सकता है कि जो सवाल मैंने इनसे किया आपका उसका जवाब मुख्तलिफ हो, इनका मुख्तलिफ हो, आपका अलग हो। नहीं, औरत का जितना भी टाइम है अपने बच्चे, अपना घर, अपनी ससुराल सबको देखते हुए चलना पड़ता है, वरना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए तो अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि क्या आप लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि आपको एक दूसरे के लिए अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है तो बेहतर ज़िंदगी हो सकती है? हाँ, स्पेशली जो औरतें हैं उनको कंप्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर आदमी बाहर जाता है, कमाता है और बच्चों के लिए या बीवी के लिए या घर वालों के लिए लेकर आता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है औरत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती है। अच्छा, तो औरत को ज़्यादा लचकदार होना चाहिए और वो अपने अम्मा अब्बा के घर अगर बहुत नखरे हैं, बहुत प्रिंसेस की तरह की ज़िंदगी गुजारी है, तो वो बेड ऑफ रोजेज नहीं मिलने नहीं वाला। हो सकता। हाँ, जो आप माँ बाप के पास टाइम गुजारते उससे बेहतर टाइम तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। मगर जब आप शादी होकर आते तो वो टाइम बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर माँ बाप हमें धोखा क्यों देते हैं? वो ये क्यों कहते हैं जो अच्छा रेड लिपस्टिक लगानी है शादी के बाद करना, अच्छा घूमने फलाना जगह जाना है शादी के बाद, हर चीज़ तो वो ये कहते हैं कि शादी के बाद करना। नहीं, उनका भी तजर्बा होता है शायद। हाँ, इसलिए बेचारी वो यही बोलती हैं शादी के बाद, शादी के बाद। तो शादी के बाद तो वो आज़ादी तो नहीं मिलती। कुछ भी नहीं होता शादी के और बाद। डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर, यू नो। नॉर्मली घरों में बेटियां बेसिकली अमानत होती हैं ना अपने शौहर की, तो इसी वजह से पेरेंट्स जो है, स्पेशली माँ जो है, बहुत केयर करती है और वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसको लॉन्ग टर्म में बेसिकली काम आती है। तो इसी वजह से कहती हैं कि जब शादी हो जाए उसके बाद करना, शौहर की इजाज़त हो तो करना, यू नो। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यू नो। अगर आपकी शौहर की भी इजाज़त है, उसको मोल्ड इस तरह किया जाता है, उसको प्रिपेयर इस तरह किया जाता है ताकि वो फिर उस तरह एक्ट करे, यू नो। और वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो उसका लंबा सफ़र है अपनी ज़िंदगी का, उसमें नेचुरली उसको काम आती हैं फिर वो चीज़ें। आप लोगों की माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए? 93 की शादी है हमारी। 90 अब मेरा ख्याल है कितने 25 और 2 27। हाँ माशाल्लाह। नहीं 32 ईयर्स हो गए भाई। अरे माशाल्लाह, हाँ 32 साल 32 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अब जैसे याद है आपको वो शुरू के दिन? हाँ, क्यों नहीं याद होते? नहीं, अक्सर होता है, भूल जाते हैं। मुझे तो काफ़ी चीज़ें भूल गई हैं अभी भी, जबकि मेरे उल्टा 23 साल हुए हैं, आपके 32 है, मेरे 23। वो लड़ाई जब होती सब याद करा देती उस टाइम में सारी गलतियाँ सारा कुछ मैं कहती हूँ पूरे 32 साल रिपीट होते हैं। दोनों में से ज़्यादा अब आपको क्या लगता है, दोनों में से ज़्यादा किसने अपने आप को ज़्यादा चेंज किया?
पहले के मुकाबले में? मुझे इन्होंने ज़्यादा किया या आपने अपने आप को ज़्यादा? मुझे लगता है मोइन ने काफ़ी चेंज किया अपने आप लाइक उस वक्त के मोइन खान और इस वक्त मोइन खान में बहुत चेंज आया। सो फिर इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई कि लड़कियां ज़्यादा चेंज करते हैं अपने आप को। मगर लड़कियां उस टाइम करती हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। अच्छा, उस टाइम की बात है। जब बच्चे बड़े हो जाते तो हाँ सब पावर आ जाए, स्ट्रांग हो जाते हैं। साथ इंसान को चेंज करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारी दुनिया में चीज़ें ऐसी हैं जो टेम्परेरी है ना। आपका एक रुतबा है, अब मैं कैप्टन था तो वो टेम्परेरी चीज़ थी, तो वो एक लाइमलाइट देख ली उसके बाद भी ज़िंदगी गुजारनी कैसे गुजारनी है, फिर अपने आप को नेचुरली उस तरह मोटिवेट करना, मोल्ड करना। और फिर मैं बिज़नेस में आया शादी के बाद। शादी के बाद क्या, बल्कि जब क्रिकेट ख़त्म हुई तो उसके बाद बिज़नेस में आया। तो नेचुरली आपको बिज़नेस में अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, दिमाग बड़ा करना पड़ता है, आपका इसी तरह फिर विजन बड़ा होता है और अगर आप अपने आप को कंजर्वेटिव कर लेंगे तो लोग आपको छोड़ जाते हैं, आपसे मिलना पसंद नहीं करते। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, आप हर वक्त माइंड में ये रखें कि आप गिविंग एंड के ऊपर है। लाइक इट्स लाइक अ लीडर जो कहते हैं ना, सेक्रीफाइस के लिए आप तैयार हो हर वक्त, अपनी नफ़ी करें तो फिर लोग आपको आपके क्लोज होते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके अमल से सीखना चाहते हैं। तो तमाम चीज़ें करनी पड़ी मुझे उस टॉप ऑफ द लाइन। लाइक मैं 21 साल का था, 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया हमने। वर्ल्ड कप जीतना हमारे प्रोफेशन में नेचुरली इट्स अल्टीमेट थिंग। बिल्कुल। तो उस वक्त यानी हम, जब मैं 21 साल का था तो थोड़ा सा आउट हुआ था। तो थोड़ा सा एक वो तो जैसे अक्सर होता है ना, एक शोहरत भी जब मिलती है तो एक दिमाग कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है। फिर यंग एज, तो उस वक्त तो बंदा हवाओं में होता है। आपकी शादी फिर उसके बाद हुई होगी ना? जी, मतलब 93 में बिल्कुल हवाओं में होता है वाकई। और वो कैरियर में तो जब आपने इनसे शादी की तब आप हवाओं में थे? हवा में उड़ना शुरू किया तो मैंने पर काट दिए इन्होंने। वो ये अब सब लोग खवातीन कहेंगी इनसे पूछे पर कैसे काटे, इनसे पूछे पर कैसे काटे। So, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कपल्स में ना हर चीज़ बैलेंस होती है, हाथ पांव फूल जाना, पैनिक में आ जाना, कोई प्रॉब्लम अगर आई ज़िंदगी में तो दोनों में से कौन अपने आप को कंपोज रखता है कि संभाल लेता है सिचुएशन को, बजाय इसके कि पैनिक में चला जाए? मोइन तो चुप हो जाते हैं और मैं सीखती रहती हूँ। तो फिर कंट्रोल कौन करता है? मोइन। जो आदमी खामोश होता है वही करता है। अच्छा, ये हाथ पांव फुला लेती हैं? हाँ, मैं नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ऑफ कोर्स गुस्से में, और कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पैनिक करती है। बट लाइक इट्स बीन 32 ईयर्स चीज़ों को मैनेज करना, ससुराल में मैनेज करना। पिछले 4 सालों से मेरी वालदा पैरालाइज है, तो तस्नीम माशाल्लाह लुक आफ्टर करती है। अच्छा। एंड थ्रू आउट जब हम घर पे नहीं होते तो मॉनिटरिंग करती रहती है थ्रू कैमराज एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो माशाल्लाह निभाती है। और यही वो चीज़ें हैं जो मुझे अब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, पसंद भी आती हैं। नेचुरली मैं एडमायर करता हूँ, कभी होती है इंसान से गलती, कभी मुझसे होती है, कभी इनसे। तो फिर वो तमाम चीज़ें माइंड में ला के आप दरगुजर कर देते हो कि आपके लिए कोई एफर्ट कर रहा है, आपकी माँ को देख रहा है। मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगी। शादी की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो मर्द को अलग अलग स्टेजेस पे औरत की अलग अलग खुसूसियात इम्प्रेस करती हैं और जोड़ी रखती हैं। जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त आपको इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये आपसे मुंसलिक लोग, यानी आपकी वालिदा, उनको मॉनिटर करती हैं और उनको देखती हैं। सो जब आपकी नई नई शादी हुई थी उस स्टेज पर, फिर बच्चों के बाद और भी जो स्टेजेस आए, एज मर्द आप बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बातें इनकी इंस्पायर की, या एक मर्द को औरत की कौन कौन सी बातें इंस्पायर करती हैं? और आप प्लीज़ एज खातून बताइएगा कि मर्द की कौन कौन सी बात किस स्टेज पर आपको इम्प्रेस करती है। आप शुरू करें पहले। 21 साल के बाद, जब आप 21 साल के थे, 22 साल में आपकी शादी हुई, फिर उसके बाद नेचुरली वो टाइम ऐसा था। आई थिंक आई वाज लकी कि एक यंग एज में शादी हो गई। वी हैड अ ग्रेट टाइम। लाइक मैं समझता हूँ और मेरा बड़ा ये कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि बच्चे जैसी बालिग हो उनकी शादी करनी चाहिए। हम तमाम पेरेंट्स जो है वेट कर रहे होते हैं बेसिकली कि कुछ बन जाए, पढ़ ले, ये कर ले, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। इंसान में मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी उसी वक्त आती है जब आप क्या पार्टनर आपको मिल जाता है। आपके अंदर वो शऊर आता है आगे बढ़ने का और लोगों को सेटल करने का, लुक आफ्टर करने का। तो फिर आप और ज़्यादा तो आप लोग कजन्स थे या नहीं? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। अच्छा, तो ये आपको पहली वाली जो होता है ना, पहली वाली इनके अंदर क्या क्वालिटी, क्या फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्ट करती है उस वक्त लड़कों को,
अपनी दुल्हन में, या क्या उस वक्त क्या इम्प्रेस करते हैं? नहीं, मुझे हमेशा से तस्नीम की स्माइल बहुत पसंद थी। और हाँ। उस स्माइल की वजह से ही 32 साल गुजार दिए। हाँ। सही। अच्छा, उस स्टेज पे हुए, फिर उसके बाद और जिंदगी में आगे फिर बच्चे हुए, उस वक्त मेरा कैरियर भी चल रहा था, यू नो, लुक आफ्टर करना हमेशा से बड़ी इनकी वो रही, बहुत ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह अपनी चीज़ों में। एडमिन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका तगड़ा है। आज तक घर देखना, घर के अलावा भी मेरा बिजनेस लाइक एकेडमी पे भी माशाल्लाह जब तस्नीम आती है तो एक एडमिन, इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है ये कि आते ही सबको पता चलता है कि बाजी आ गई है, बचो, और सब काम में लग जाते हैं। तो मेरा आधा काम माशाल्लाह इसकी अपीयरेंस ही हो जाता है। अच्छा। तो ये बड़ी क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर हमेशा से, अभी नहीं। जब से मेरी शादी हुई है, फिर बच्चे हुए, उनको पढ़ाना, उनको बड़ा करना, और उनका ब्रॉट अप लाइक यू नो, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं। जहाँ भी बच्चे जाते हैं हर बंदा तारीफ़ करता है, यार बड़े तमीज़दार, बड़े सोफिस्टिकेटेड तमीज़दार बच्चे हैं, यू नो, कहीं एरोगेंस नहीं होते। मैंने देखा अक्सर स्टार्स के बच्चे होते हैं तो एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस नज़र आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे बहुत ही हम्बल बच्चे हैं। एंड देन जब बेटे की शादी हुई, बहू भी इतनी जबरदस्त मिली है मरियम, तो वो बेटे की परवरिश अच्छी थी तो उसने अपने लिए लड़की भी अच्छी ढूंढी ना। ये भी तो होता है, अच्छे लोगों के फिर लक अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, और उसने एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमें दिया, जो हमें एक ग्रैंड डॉटर दी है। हमारी जिंदगी दोनों की चेंज होगी। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उसका चेहरा देखना होता है, रात को सोते हुए उसको साथ रखते हैं, यू नो, फिर जाती है हमारे साथ खेल के। तो देखिए कितनी कनेक्शन है ऑफ कोर्स इन 32 सालों में भी, छोटी छोटी चीज़ों की कितनी कनेक्शन है। और अभी ये रिश्ता और मजबूत होता है आपकी ग्रैंड डॉटर की वजह से। बिल्कुल ऐसे उसको सुबह देखना, और कहते हैं कि आपकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है अगर आपके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे वो आपके सामने पल रहे हो। वो एक टाइम बता हुआ है, अब टाइम से घर से निकलना और टाइम पे पहुंचने की, घर जुस्तजू के इसी टाइम पहुंचना, क्योंकि वो सो जाएगी, यू नो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है। अब मैं यही सवाल आपसे करूंगी, शुरू के मोइन खान और अब के, और अलग अलग जो स्टेजेस आई, आपको क्या चीज़, किस चीज़ ने इनसे जोड़े रखा? मोइन की जो सबसे बड़ी अच्छी आदत है वो जब दुल्हा बने तब की बात से शुरू करें। हाँ, जब शुरू मुझे अच्छे लगते थे, ज़ाहिर है प्यार भी मैं बहुत करती थी और अभी तक करती हूँ। और आदत इनकी है कि बहुत सॉफ्ट, कोई लड़ाई हमेशा से ऐसे ही थे? हमेशा से ऐसे। अच्छा। ख्याल करना, केयर करना, बच्चों की केयर करना, कभी बच्चों को भी नहीं डांटा। अच्छा। मैं बोलती थी डांटे इन्हें, नहीं डांटते थे। और अभी तक यही हाल है कि ना बच्चों को डांटते ना मुझे कुछ कहते हैं, जो है उसको एंजॉय। ठंडे मिजाज के बेसिकली, बहुत ठंडे, जो कि मर्द बहुत कम होते हैं। और अब आकर मुझे लगता है कि मैं फिर 30 साल पीछे चली गई हूँ, यंग हो गई हूँ दोबारा। उसी टाइम पर सोकर उठती हूँ, पोती से खेलती हूँ, मोइन से बोलती हूँ कितने बजे आ रहे हैं। वही चीज़ें दोबारा से मुझे लगता है मेरी लाइफ में आई हैं, जो वो टीनेज में होती थी ना, केयर फ्री। सेम टेंशन बिल्कुल नहीं, खाना पीना सब एंजॉय करती हूँ मैं। अब आकर एंजॉय। पहले तो बच्चों को पाला, एक बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, फिर माशाल्लाह इनको पढ़ाना, स्कूल लेकर जाना, ये क्योंकि मोइन तो बाहर होते थे तो सारा मुझे देखना पड़ता था। फिर मोइन की अम्मी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। बहुत अच्छी। इसको कहते हैं माँ बेटी का रिश्ता है। इस तरह था उनका मेरा। तो मैं अब लाइफ को ज़्यादा सासों को बहुओं से बना के रखनी चाहिए। तो देखे ना, अभी कह रहे हैं कि आप लोग साथ हैं। हाँ, माशाल्लाह। आपकी मदर भी माशाल्लाह। हाँ, वो मुझे देखकर बड़ा खुश होती हैं। हाँ, वो इनको देखकर इतना नहीं होती जितना मुझे देखकर खुश होती है। क्योंकि मेरा उनका 24 आवर्स का साथ होता है। हाँ, वो कनेक्शन रही है। अभी भी मुझे लगता है ऐसा कि मैं दोबारा शादी होकर आई हूँ। अच्छा, मेरी छोटी सी बच्ची। अच्छा, ऐसा हो जाता है? ये कितने साल बाद लगने लगता है? तकरीब मुझे तो अब लगता है जब से मेरी पोती हुई है। अच्छा। 3-4 साल हुए, मुझे फीलिंग आती है कि मैं घर में बच्चे की वजह से आप यंग हो जाते हैं खुद। वो खेलती है, इतनी अच्छी लगती है खेलते अपने बच्चों को। बच्चे के साथ खुद बच्चे हो जाते हैं। वही तो। अब इनके मैं गेम्स देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि नहीं, वो घुटनों चल रही तो ये भी चलना शुरू हो जाए, साथ चलते, एक्सरसाइज हो रही है इनकी। बिल्कुल। और वो इतना अच्छी बच्ची है, ना रोती, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं रोती बिल्कुल। उसको ट्राई दे दे, खेलती। अब आजकल वो दीवारों पे कुछ लकीरें मारना शुरू हुई हैं तो मैं बोलते नो नो नो, तो आके कहती है ओके ओके। तो बहुत मज़ा आता। अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ दोबारा से शुरू हो गई। हाँ, और यंग वाली लाइफ जो सो के उठना 12 अच्छा, देखिए मुझे ये अब इन दोनों फेजेस के बीच में, वो शादी की बाद नई लाइफ और अब ये लाइफ, जबकि पोता पोती या घर में आ जाते हैं बच्चों के बच्चे,
तो क्या होता है कि उसके बीच की जो लाइफ है, हाँ, जिसमें थोड़ी स्ट्रगल भी है। अक्सर बीवियाँ, जो कि अक्सर देखा जाता है, बीवियाँ हस्बैंड पे शक करती हैं, घड़ी घड़ी सवाल करती हैं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं किया, ये नहीं ला के दिया, वो नहीं ला के दिया। जो आम घर की खवातीन है उनकी यही टेंशन, पैसे कम पकड़ाए हाथ में, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, खर्चा। और मर्दों की अलग वो होती हैं। मगर निदा, मैंने कभी मुझसे ना पैसों की डिमांड नहीं, कभी नहीं। अच्छा। कभी 500 भी दिए, 1000 भी दिए, लाख भी दिए, उसमें और अल्लाह ताला ने मुझे वैसे ही नवाजा। हाँ, कि मैं खुद उसको बचत करती थी, मैं ना उन पैसों की बचत करती बहुत फजूल खर्च तो नहीं थी। फजूल खर्च नहीं, ये तो ये बात सही कह रही है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, कभी इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो मैं तस्लीम को, और तस्लीम मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, अच्छा कितने चाहिए, मैंने कहा इतने चाहिए, तो कहती हाँ मिल जाएंगे। मुझे बड़ी हैरत होती, मैंने कहा भाई ये ना काम करती है ना काज करती है कुछ भी, इसके पास पैसे होते हैं। तो फिर देन आई रियलाइज कि जो भी देती है ये माशाल्लाह उसको कंट्रोल करके बचाती है, इनको आता है मतलब बचत करना, मैनेज करना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप में बुरे वक्तों में से बीवी से पैसे मांगे हैं, मुझे इन्होंने अपनी पॉकेट मनी बचा के रखा है। इनको वापस भी दिए फिर। अच्छा, हाँ, उसको डबल कर दिए। गुड गुड कि चले हमारे पास कुछ कपल्स हैं जिनको शायद आपके मशवरे की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह 32 साल को छोटा टाइम नहीं है एक साथ। अच्छाई बुराई, धूप छाँव, जो भी सब आपने बेयर किया अपने एक्सपीरियंस से, प्लीज़ आप उन लोगों को थोड़ी हेल्प करें, जो हमारी पब्लिक है देख रही। अब क्रिकेट के अलावा इस चीज़ में भी हेल्प करें तो अच्छा ज़रूर, क्यों नहीं। और क्रिकेटर्स को तो देखना चाहिए क्योंकि उनको सीखना चाहिए, हवाओं में रहना कम करें वो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज मेरे पास बेसिकली एक्सपर्ट्स जो है ना, वो ये 32 पुराना कपल है 32 साल पुराना कपल है, मिस्टर एंड मिसेस मोइन खान। और वैसे तो मेरे पास एक्सपर्ट्स होते हैं हर चीज़ के, डॉक्टर या कोई मेडिकल की बीमारी हो, कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन इसके कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। वही एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बेहतरीन ज़िंदगी गुजार ली है और गुजार रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी, है ना। वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम या तो वो सुन हो जाते हैं या एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्या कुछ आ रहा है दिल में जुमला? मैं सोनू। सही। हमारे साथ आज यहाँ पे जो कपल्स हैं उनमें एक कपल है रमीज़ा और जमशेद, और तलहा और अस्मा। अस्सलाम वालेकुम जी आप लोग। तो हम आपसे शुरू करते हैं रमीज़ा और जमशेद साहब जी। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 17 साल हो गए हमारी शादी। तो कोई कम थोड़ी है 17 साल। मुझे अब तक तो यूज्ड टू हो जाना चाहिए। अब तक तो सुन हो जाना चाहिए यहाँ पे भी। आप लोगों का क्या मसला है? मसला ये है मेरा कि हमारी शादी को 17 साल हो गए, हम शुरू से सेपरेट रहे हैं, अलग रहे हैं। मतलब 17 सालों से हमारी शादी कोर्ट मैरिज हुई थी ना। अच्छा, सेपरेट रहे, यानी कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहे, अलग रहे। पहले दिन से दोनों मियां बीवी अलग हैं। अच्छा, अकेले। हमारी शादी हुई थी, हम कराची आ गए थे। अच्छा, हम शुरू से अलग रहे हैं। अच्छा। और ये है कि मुझे इनसे ये इशू है कि ये ना बिला वजह मूड ऑफ कर लेते हैं। कोई वजह नहीं होती, पता ही नहीं होता क्या मसला है। हाँ। कभी तो फौरन ठीक हो जाते हैं। हाँ। कभी 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता भी गुजर गया भाई, यही नहीं पता होता कि मूड क्यों ऑफ है। चाय में चीनी कम हो गई तो मूड ऑफ। घर में हम रहते भी अकेले हैं कि वो ना कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ससुराल में रहती हूँ, कहीं आना जाना कुछ भी नहीं है। हम ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे ये हैं। हमारा एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है। हाँ। और फिर ये मुझसे जब मूड ऑफ कर लेते हैं तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि क्या मसला है, क्यों नाराज़ है मुझसे। और हमने इतनी शिद्दतों की मोहब्बत के बाद हमारी शादी हुई, अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की, तो ये इस तरह मूड ऑफ कर लेते हैं, उससे फिर मसला होता है क्यों नाराज़ है, क्यों भाभी तो आप पूछ भी सकती हैं। आप गाना सुना दिया करें हमें, उससे न कर मेरी जान। ये नाराज़ होते हैं ना, मूड तो इनका ऑफ होता है, मेरा नहीं होता। आप उन्हें सुना दिया करें। हाँ मोइन भाई, ये ऐसे करती हैं आपका मूड सही? मैं पहले तो इनसे पूछूंगा भाई आप इतना क्यों नाराज होते हैं? सर कभी कभी होता है, कभी कभी। अच्छा, होता महीने में 1 दफ़ा है, महीनों में या महीने में 1 दफ़ा होता है। में ऐसे कोई रोज तो ऐसा इशू नहीं है। तो बेचारे क्या करें, बोर होते, 17 साल हो गए। ये नखरे तो उठाने। अगर मर्द के पास ऑप्शन ज्यादा हो ना तो फिर वो करता है इस तरह। नहीं, ऐसा मसला भी नहीं है। तो वो तो एक ही शादी आपकी? यस यस। भाई चॉइस है नहीं तो फिर नहीं सर, यही एक ही काफ़ी है। तो यही वही तो कह रहा हूँ, फिर आप क्यों नाराज होते हैं? वो कोई सर कभी कुछ ऐसा होता है कि कहीं जाना होता है हमने, तो ये ना
जो मेरी रेंज होती है ना उससे हट के फिर थोड़ा ना, तो उससे फिर मेरा जो मतलब यानी कि ज़्यादा खर्चा करवा देती। खर्चा हो जाए या कुछ ऐसी हाँ। बात होती है, वो फिर अपनी मर्जी कर जाती है, वहाँ पे फिर गुस्सा आता है। हाँ, अब मैं इससे फिर मेरा नाराज़ होने का ये है कि मैं ना इसको डांटता हूँ ना शोर करता हूँ, वही मैं चुप चुप yes, वाली चीज़। सुन हो जाता हूँ। सिंपल फिलॉसफी लड़ते नहीं हैं ये। मगर ना मैंने सारी ज़िंदगी इस दुनिया में रहना, ना आपने रहना, ना इन्होंने रहना, ना किसी ने रहना। सिर्फ इतना सोच लिया करें ना, सारे मसले के हल ख़त्म हो जाएंगे 2 मिनट में। नाराज़ होकर किधर जाना है हमने? कहीं भी नहीं, इसके पास है। ऐसे ही है ना। और एक बुजुर्ग सब यही समझाते हैं कि रात को जिस वक्त सोए उस वक्त सबको माफ़ करके सोए, दिल से माफ़ करके सोए, ताकि सोते में अगर खुदा ना खास्ता इंसान की जब मौत आ जाए तो कम से कम आपके पास जवाब देने के लिए हो कि मैं सबको माफ़ कर दूँ। जी सही। आप नाराज़ होते हैं तो आराम से मन जाते हैं। मैं तो नाराज़ होता ही नहीं। मोइन होते ही नहीं नाराज। मैं नाराज़ अगर कहाँ से मिले आपको? नहीं, मुझे गुस्सा अगर चढ़ता है मैं तो खामोश खामोश हो जाते हैं। आदमी और नाराज ना हो। खामोश। ये आप पाकिस्तानी नहीं है भाई। आप पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी आदमी ऐसे हो ही नहीं सकते कि नाराज ना हो। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना वो फिर मैं अप्लाई भी करता हूँ अपने ऊपर, लाइक कोशिश करता हूँ। बात ये कि आपको सबसे पहले तो रियलाइज़ करना चाहिए कि गलती पे कौन है। गलती पे कौन है तो उसको सिर्फ इस वजह से आप, मेरा मतलब नीचे दिखाने की सूरत या उस गर्ज से बात ना करें कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ये ऐसे नहीं हो जाती। इंसान से ही गलती होती है, निदान किससे होती है। आप ये रियलाइज़ करें कि हाँ गलती हो जाती है तो उसको माफ़ करके उसकी रेमेडी होनी चाहिए या उसकी सलूशन निकालनी चाहिए कि आगे रिपीट ना हो। जितनी गलतियाँ रिपीट होंगी उतने मसले बढ़ते हैं, जितनी कम गलतियाँ होंगी। क्रिकेट में भी हमारा ये था, गलत शॉट खेला और आउट, यू नो। और कोशिश यही होती थी कम से कम गलतियाँ करें ताकि अच्छी इनिंग खेलें। तो ये ज़िंदगी की इनिंग भी इसी तरह ही चलती है कि आप कोशिश करें कि गलतियों को दोहराएं ना। तो जैसे लाइक नाराज होता है ना कभी कभार, इनको लगता है कि इनके गुस्से का इजहार नाराज होना है या चुप रहना है। आप इग्नोर कर कभी कभी नाराजगी भी प्यारी होती है। अकेले रहती हूँ ना, कोई साथ है नहीं, किससे बात करूँ, इनके अलावा है तो ज्यादा बेहतर ये है कि ये चुप रहे या गुस्सा एक्सप्रेस कर लें। आप लोगों की औलाद है? जी माशाल्लाह, एक बेटा है मेरा 12 साल का है। फिर क्या मसला है? फिर तो वो भी सुबह स्कूल होता है, दिन में ट्यूशन कारी, तो टाइम मेरे पास तो उसके लिए नहीं टाइम नहीं पास हो रहा, इसलिए आप कह रही हैं वो। आपकी रूटीन घर में क्या रहती है वैसे? काम शाम करती हैं घर का? हाँ, कुकिंग करती हूँ, घर के काम नहीं करती। फिर भी जहन नहीं बढ़ता? नहीं, इनसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। ये है होता है। मेरे ससुर जो के अलावा है ही कोई नहीं, तो फिर किससे बात करूँ? मेरे ससुर से मेरे ससुर अगर मेरी सास से कभी नाराज हो जाते थे, वो उनका बस नहीं चलता था वो क्या करें। उनको इतनी उलझन होती तो वो कभी किसी बच्चे से कहती थी दोस्ती करा दो, कभी किसी से कहती थी दोस्ती, लड़ाई भी खुद करती थी और बस उनको ना सांस नहीं आती थी। तो बहुत सारी औरतें हमारी ऐसी हैं जो जिनको सांस नहीं आती, मियाँ अगर खामोश हो जाए और चुप हो जाए तो ये तो एक्सट्रीम है ना। गुस्सा करना भी मुश्किल, खामोशी भी मुश्किल। हाँ, मगर आप भी खामोश हो जाए करें, तो इग्नोर कर दिया करें। नहीं, पूछती हूँ मैं इनसे क्या मसला है, क्या बात हुई, कि तबीयत तो ठीक है, कोई बाहर तो नहीं मसला हुआ, लेकिन बताता ही नहीं है। अच्छा इंसान बताता है तो पता चलता है क्या मसला है। कहती बोलती मेरे को ये इशू है इसको कि मैं इससे बात नहीं करता ज्यादा नहीं बात करते। आदत है, मैं कहता हूँ अब इसको मैं बोलती रहती हूँ और ये चुप रहते हैं। भाई वो आपको चाहते हैं, आपके बारे में हर वक्त खामोश रह के सोचते रहते हैं, आप ये नहीं समझती। और वैसे भी आदमी मतलब हर किसी की अपनी फितरत होती है। वो कम गो होंगे, वो कम बोलने वाले होंगे, और माशाल्लाह फिर आपको सुनेगा कौन अगर आप वो भी बोलना शुरू कर दें। ये भी बोले मियाँ बीवी जब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे घर में, हम वही बताया ना, अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो घर में कोई और है ही नहीं, मैं किससे बात करूँ। तो जब ये भी बिला वजह मूड ऑफ कर लेंगे तो मैं किससे बात करूँगी, किससे बात करूँ। तो वैसे ये इस तरह की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक और बोलने वाली समझते हैं हमारी आइडियल लाइफ है। आप सोल्यूशन ढूंढना अगर नहीं चाह रहे उस चीज़ का, भाई किसी ने तो पहल करनी है ना। अगर उनकी शिकायत ये है कि बोलते नहीं है और मैं बात करना चाहती हूँ, तो कोशिश करें उसको आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करें, इनको बात करें थोड़ी बहुत ज़रूर, बट बैलेंस रखें चीज़ों को। जैसे अभी आप कह रही थी कि बैलेंस होना चाहिए ना, बैलेंस। ये आप ये बोलती रहेंगी बहुत ज़्यादा, वो सुनते रहेंगे, ये पता नहीं क्या फील कर रही हो यार, ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बोल ही नहीं रही ना। आप भी थोड़ा सा ख्याल करें और खर्चा कम कराए ना। बोले जहाँ कहीं जाते हैं तो बस ज़्यादा तो ज़रूरत की चीज़ तो लेनी होती है फालतू तो नहीं ले सकते। अच्छा, वैसे आदमियों को ज़्यादा बोलने वाली खवातीन पसंद होती हैं थोड़ा खामोश रहने वाली? ये बात मुझे समझ नहीं आती। मीडियम मीडियम
मीडियम आओ बोले बोले भैया बोले उनको तो बोल नहीं रहे, मतलब आप होस्ट को मीडियम बता रहे जरा, आप भी मीडियम रहने की मतलब कि बिल्कुल भी चुप नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ही बोलने वाली भी। हाँ, ये तो जब बोलती है तो ऐसे ही लगता है जैसे कंप्यूटर नहीं ऑन हो गया। अगली पिछली आप सारी भी कोई रिकॉर्ड करके दे देना अपनी कैसेट, या सुन लिया करें दिन में। मैं इसके पास ही होता हूँ। इनके सवालात ले ले एक दफा और उसके जवाब रिकॉर्ड करके इनको दे दे, बस जब इनका दिल चाहेगा वो वो रिकॉर्डिंग लूप चलता रहे। हाँ ये भी सही आइडिया। हाँ, अच्छा भाई मैं आप लोगों की तरफ आ रही हूँ, तला और अस्मा, आप लोग क्या इनसे मशवरे चाहेंगे पूछ लेना? मुझे ये शिकायत है कि जब ऑफिस से आते हैं ना, ऑफिस में एक तो फ़ोन करो तो बहुत मुश्किल से एक पिक करेंगे, अगर उठाते ही नहीं है फ़ोन। नहीं, बहुत मुश्किल से। हाँ। लगातार कॉल करो तो फिर एक ही आंसर आता है कि काम में हूँ, कॉल क्यों कर रहे हो बार बार। बच्चों को भी और मुझे भी यही आंसर आता है। अच्छा, अब छोटी बच्चियाँ हैं तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कॉल पे कॉल लगा देती हैं कि बाबा को कॉल करनी है, बाबा को कॉल करनी है। हाँ। तो उस पर भी यही आंसर आता है कि मैं मीटिंग में हूँ, कॉल नहीं करो, मैं मीटिंग में हूँ, कॉल नहीं करो। अच्छा। मुझे ये होता है कि अब थोड़ा सा बंदा जवाब देना, कि थोड़ा सा टाइम निकाला, जवाब दे दिया कि भाई क्या काम है, ज़रूरी काम बता दो। हाँ। और फिर घर पे आएंगे तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे कि अब चलो मोबाइल में वापस लग गए। फिर बच्चे उसमें तंग करेंगे तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकलता है। तो उसमें मुझे गुस्सा आता है कि बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन क्यों निकलता है। निकालते हैं? ये भी मोबाइल पे लगती ऐसी बात है, है। बंदा जब ऑफिस में होगा, काम में होगा, तो कैसे जवाब देगा, मुझे बताएं। आप मोबाइल से रिलैक्स होते हैं जब आपके हाथ में मोबाइल होता है? मोबाइल से रिलैक्स में समझा नहीं आपकी बात। मतलब कि इनके कहने का मकसद है जब आप नहीं, मोबाइल हाथ में होता है ना तो आप चैटिंग कर रहे होते हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहा होता हूँ, अपनी काम की चीज़ें ही देख उसका रहा होता टाइम बना लेना, सिर्फ एक इनको बता दें भाई ये टाइम है मेरा, उस पर हूँ। लेकिन इनका मेजर इशू ऑफिस का है ना। ऑफिस इनकी दो इश्यूज मेरी है ना आदत है कि जब काम में होता है ना बंदा, काम कर रहा होता है तो ना, बात ये डेफिनेटली है काम में जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब बहुत ज़्यादा कोई भी हो, ज़रूरी काम बात ये है कि जैसे कॉल हम भी एक ऑफिस रन करते हैं ना, तो हमने तमाम जो मोबाइल हैं हमने एम्प्लॉयज़ को डिटेन किए हुए होते हैं अपने पास। कोई इमरजेंसी कॉल होती है, लैंडलाइन नंबर है, कोई ऐसी बात हो आप लैंडलाइन पे किया करें। नहीं ये अच्छा मैसेज idea कर दें, है। आपके पास कोई इमरजेंसी मैसेज है, कुछ काम है तो आप मैसेज कर दें, मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। अब अगर ये जब भी फ्री होंगे। फोन करके कहेंगे अंडे और दूध लेते हो तो वो तो शायद नहीं, बच्चियों से तो आप बात कर लिया करें। अगर आपकी बच्चियाँ फ़ोन करती हैं तो मेरा ख्याल में 2 सेकंड आप जब काम करें, अच्छा बेटा मैं ठीक है आ रहा हूँ घर, या क्या चाहिए, बस बच्चों से तो आप कर सकते हैं ना। शादी की Priority शुरुआत में family ये होनी था कि चाहिए। शादी की शुरुआत में बच्चे नहीं थे तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा होता था कि हम सेपरेट रहते थे। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं इनसे बात करूं, क्योंकि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रह के आई थी जहाँ पे मैं बातें ज़्यादा करती थी और मेरी आदत है बातें ज़्यादा करने की। तो इनकी आदत ही नहीं है बातें करने की। देखिए मेरी लड़ाई इसी बात पे होती थी कि दुनिया बहन बात गोल है, तो जिस एनवायरनमेंट से आप बातें करती हुई आई थोड़ा सा वापस आए, वो मुझे सेट होने में टाइम लगा थोड़ा सा तो एडजस्ट करना स्टार्टिंग में पड़ता उसमें है। लड़ाई हुई बेसिकली थी। कहने का ये मकसद है, जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं इसके अंदर, यू नो। तो कभी आपको रियलाइज़ करना होता है, अगर आप सोल्यूशन की तरफ जाएं, बेटरमेंट की तरफ जाएं और आप रेडी रहे सेक्रीफाइस करने के लिए, यार मैं कुर्बानी देने के लिए आगे खड़ी हो जाऊंगी, तो आपके हालात वैसे ही बेहतर हो जाएंगे खुद ब खुद। और इवेंचुअली क्या होगा, जब आप ये कर रही होंगी तो आप जानती हैं, अल्लाह जानता है आपका जिस मकसद के लिए आप करी, अल्लाह मियाँ खुद ब खुद इनके दिल में डाल देगा ये बात और इशू रिजॉल्व हो जाएगा। पर ये हमारे यहाँ बहुत सारे मर्दों का मसला है कि वो जब ऑफिस से आएंगे तो उनको लगता है कि उनकी रिलैक्सेशन या टीवी या मोबाइल से है, तो सारी फैमिली एक तरफ जो कि इंतज़ार करी होती है कि अब्बू आएंगे, तो हमने उनसे ये बात कहनी है। बीवी जो कि घर में है वो इंतज़ार करी होती है कि मेरे मियाँ आएंगे तो मतलब मैं उनके सामने बैठूंगी, बात करूंगी, इधर उधर की मासी की बुराइयां शुरू कर देती हैं। उनका वेंट होता है कि जब मियाँ आए, मगर मियाँ को रिलैक्सेशन चाहिए या टीवी से या फ़ोन से। जब निताब इंसान मेहनत कर रहा है और अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहा है और इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, नेचुरली हर काम का अपना एक प्रेशर होता है, यू नो। तो वो जब उससे निकल के घर आता है तो इंसान ये चाहता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स रहूँ, यू नो, मुझे कोई तंग ना करे या कोई ऐसी बात ना हो घर में जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आए हो या अननेसेसरी प्रेशर और डेवलप हो जो दिन भर का करके आ रहा है। तो वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है जो आपका लाइफ पार्टनर होता है ना, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि मैंने किस तरह डील करना है इस सिचुएशन में, यू नो। तो वहाँ पे नेचुरली नो डाउट बीवी दिन भर इंतज़ार तो कर रही होती है, यू नो, ये मर्द को भी पता होता है, लेकिन मर्द जिन प्रेशर से निकल के आता है वो आके अगर घर में भी वही डिस्कस करने लगे तो वो प्रेशर डबल हो जाएगा। दिन भर भी प्रेशर और घर में फिर आपने वो अपने काम के प्रेशर डिस्कस किए तो आप डेवलप कर रहे हो और प्रेशर। तो आई थिंक यहाँ दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मर्द को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरी बीवी घर में बैठी है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उनको सर्टेन टाइम उनको देना चाहिए
और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं लाइक मोबाइल स्क्रॉलिंग है, शौक है बहुत ज़्यादा, उसके बगैर वो रिलैक्स नहीं होते, तो देयर शुड बी अ टाइम। उसके लिए एक टाइम होना चाहिए कि उस टाइम में वो यूज़ करें और फिर रख दें। अब हम क्या करते हैं, हम बहुत इरिटेट होते थे कि दूसरे के मोबाइल से। तो अब पिछले मेरा ख्याल है कि 8-10 साल हो गए हम फ़ोन ही साइलेंट पे रखते हैं। फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं टोटल। जब फ़ोन मिस कॉल आती है, मैसेज आते हैं, फ़ोन कभी उठाया देखा, जो इम्पोर्टेंट वो उनको जवाब दिया, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मोइन जब घर आते ना तो ज़्यादातर फ़ोन स्विच ऑफ होता है। हाँ, और मेरा भी साइलेंट पर होता है। हाँ। तो आप लोगों को ये चीज़ बेयर करनी पड़ी कि जैसे अक्सर जो एक साथ बैठे तो आप अपनी मोबाइल पर हैं, ये अपने मोबाइल पर। जब ऑफिस जाते हैं तो मैं नहीं कॉल करती ना, जो सही बात है कि डिस्टर्ब होते हैं। तो वो इनको कोई काम हो या खाना क्या बनाना है तो वो कॉल करके मुझे बता देते हैं। तो मेरा ख्याल में मोबाइल पे जवाब ना देना कोई लड़ाई का झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेरी इसी बात पे इशू है कि मैं कॉल करती हूँ तो मैं किसी काम के लिए कॉल कर रही हूँ तो उस पर भी पिकअप नहीं होती। आप मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज कर दें। सिंपल वे है कि मैं सीरियसली ये करती हूँ। हाँ, मैं भी ये करती हूँ। कभी जो ना नहीं, वीडियो कॉल तो बच्चे कर रहे होते हैं। आप वीडियो कॉल तो नहीं करती? अब आकर हम लोग वीडियो कॉल इसलिए करते हैं कि मैं जब मोइन सुबह चले जाते हैं तो पोती को मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये बात करना चाह रहे तो कहते दादा यूजुअली बच्चे ही वीडियो कॉल, तो बच्चों की तो आती है कॉल, बच्चों की। हाँ, तो बस टॉलरेंस होनी चाहिए इंसान के अंदर। वैसे आदमियों को कितना गुस्सा आता होगा जब बीवी उसे वीडियो कॉल करती होगी। कहीं यहाँ भी नहीं जान छोड़ी। मैं ये सोच रही हूँ कि डिपेंड करता है ना कि आप किस सिचुएशन में बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रही है ना। मीटिंग में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप वीडियो काम कॉल आ कहाँ रही है। करते हैं? लड़कियाँ वड़कियाँ होती हैं आपकी? नहीं अच्छा, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, नहीं है, बस फिर और क्या, कॉर्पोरेट माहौल है। टेंशन तो जब भी होती है, बहुत लड़कियाँ इधर उधर हो रही होती हाँ, सही है ना। तो क्या अच्छा, वैसे अगर हाउसवाइफ है औरत तो क्या मर्दों को उनको अपना ऑफिस ले जाके दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? इसमें बुरी बात तो कोई भी नहीं है। अगर उनकी ख्वाहिश है, वो देखना चाहती हैं कि आपके ऑफिस का माहौल कैसा है, तो जरूर एक दफ़ा चक्कर लगवा दें। हाँ, उसके बाद मर्द तो बहुत सारे डर के मारे नहीं दिखाते कि औरतों के जहन में आएगा कि अच्छा वो देखो वो लड़की थी ना, तुम्हारे ऑफिस में वो भी केबिन है, उसमें भी लड़की बैठी है। तो बहुत सारे मर्द इसलिए नहीं तो दोस्त को ऑफिस दिखा दें जाके। ये तो आपको पटिया पढ़ाने आए हैं। ये मशवरे कम दे रहे ये हैं, मशवरे पटिया पढ़ाने ये आदमियों की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भाई मैं उल्टा करी हूँ, इसको नसीहतें नहीं, पटिया पढ़ाओ शो देखो एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जनरल कपल्स को भी मशवरे मिल रहे हैं। यहाँ आज हमारे पास जो कपल मौजूद है जिनकी माशाल्लाह 32 नज़र ना लगे, माशाल्लाह बोलें, 32 साल शादी है इनकी और ये अपने एक्सपीरियंसेस के बिरते पर आप लोगों को गाइडलाइंस दे रहे हैं। मेरे पास इस वक्त अहमद और सना है, अस्सलाम वालेकुम, और मेरे पास इस वक्त मेहताब साहब और आयशा है, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से शुरू करते हैं, अहमद और सना, क्या आप लोग इनसे पूछना चाहेंगे या मशवरा लेना चाहेंगे? अच्छा, मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए। अच्छा, और मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल। तो इसी वजह से घर में मसले होते हैं कि मैं इनको बोलता हूँ कि ये बाहर का खाना बहुत खाती हैं, जंक फूड्स हो गए, और मैं इस चीज़ से सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि मैं तो शादी हुई तो आप फिटनेस ट्रेनर नहीं थे? मैं था। अच्छा। लेकिन ये पहले से बहुत अभी नहीं थी, बहुत अभी हुई है। जी, मेरा वेट नहीं था, शादी के बाद तो हो ही जाता है वेट गेन। अच्छा, फिर मैं हूँ कि मैं दिन की कैलकुलेटेड कैलोरीज लेते हैं। अब मुझे ये बोलती हैं कि आप ये ना करें, वो ना करें। इनको चाहिए कि मैं घर पे रहूँ। अगर मैं घर पे रहूँगा तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिम में, ये बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं खाने पीने पे। अब मैं जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ। अब बचपन मतलब मैं शुरू से ही खाने पीने के शौकीन हूँ, ये इनको पहले से मतलब पता है ना। अब रात में क्रेविंग होगा, ये खा लो नहीं खाओ, मैंने कहा भाई खाते पीते घर के हैं तो भाई खाए ना, ये नहीं करो वो नहीं करो। आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट इसका है, रोक टोक का? ये खाने पीने पे बहुत रोक टोक करते हैं। अब ये कहते हैं कि वो देखो सारा को देखो उसकी तरह हो जाओ, वो देखो कितनी स्लिम है, मतलब ये मतलब कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ भाई मैं अपने आप में जो है अपनी फेवरेट हूँ भाई, अच्छी फेस वाइज मोटे लोग भी अच्छे लगते हैं ना। ये इनको बस ये कि जिम करो। जैसे वो इंडिया में मैं एक किस्सा सुन रही थी कि वो जो मियाँ है
उसने बीवी को कहा तुम्हें जो है, उसको ट्रेनिंग कराता था ज़बरदस्ती, कहता था नूरा फतेह जैसा बनाना है। उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट करा दी कि मुझे खाने को नहीं देते सारे ससुराल वाले और मियाँ। इनका इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा मुझे। हाँ दोनों का। आप सबसे पहले तो आप सारा को निकाल लें अपनी जिंदगी से। और तो कहते हैं मुझ पे शक कर रही हो तुम। अब ये बताएं, ये तो बात मैं हुई ना, बता रहा आपने हूँ ना, दूसरी लड़कियों की सारा मिसालें को दे निकाल हल सुने अब आप। बिल्कुल सारा को निकाल दो, ठीक है, और अपनी सारा पे ध्यान दो। मैं इन पे यही ध्यान- तुम्हारी मैं इन पे ध्यान दे रहा हूँ, उनको जब भी इशू आ रहा है कि मैं इनको ध्यान आप ये सोचें, आपको अगर किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, वो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको ये मोटापा सेहतमंदी नहीं होती। सेहतमंदी बेसिकली वो होती है जिसमें आप एनर्जेटिक रहें, लेथार्जिक फील ना करें। नेचुरली जब आपके ऊपर फैट ज़्यादा आ जाता है, आप स्लो हो जाते हैं ना लाइफ में। तो इस चीज़ को इस नज़र से देखें कि जो सेहत है ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। हमें कि इसकी केयर करनी चाहिए। आप खाएं पिए जो आपका दिल चाह रहा है, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्पोर्ट्स में भी अपने जो कोचिंग करता हूँ वहाँ भी बच्चों को ये मशवरा देता हूँ, उसको एग्जॉस्ट ज़रूर करें, उसको बर्न ज़रूर करें, उस कैलोरीज़ को जो आप गेन कर रही है ना, ताकि आपकी बैलेंस बॉडी रहे। तो बहुत ज़्यादा ना तो फैट हो और जो आपकी ज़िंदगी है वो लंबी ज़िंदगी और सेहतमंदी के साथ। अच्छा, आप सारी जिंदगी फिटनेस फ्रीक रहे, ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन भी थे और मैं तो अभी तक खेलता हाँ, हूँ, अभी 1 तक। से 1.5 घंटा अभी तक। अगर मैं ना खेलूँ तो मुझे चैन नहीं आता। नहीं आता, तो आपको आदत डेवलप हुई। बिल्कुल ऐसी है। तो आपने कभी इनको फोर्स किया कि तुम ये नहीं खाओ या तुम एक्सरसाइज करो, तुम ये, आपने कभी, आपको ये शिकायत हुई इनसे? नहीं कभी नहीं। मैं जो खाती हूँ वो कहते अच्छा, मैं इन्हें भी खिला देती हूँ। मैं सीरियस नहीं खाती है ये माशाल्लाह। खाने पीने पे मैं घर में कभी किसी को मना नहीं, जो खाना है खाओ, बट उसको बर्न करना चाहिए। तस्लीम की अच्छी आदत ये है कि डाइट से कंट्रोल कर लेती हूँ उस चीज़ को। अगर ये एक्सरसाइज ना भी करे, फेजेस आते हैं इनके, कभी एक्सरसाइज शुरू होती तो बिल्कुल ही शुरू हो जाती है, फिर नहीं होती तो नहीं, फिर डाइटिंग शुरू हो जाती है ना। तो ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार किसी को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता, मैंने नोट किया है, कभी कभार किसी को नहीं होता, उसको वो अर्ज ही नहीं आती कि मैं जाऊं जिम या मैं एक्सरसाइज करूं, जबकि पूरा माहौल है आपके। हमारे तो एकेडमी में हर चीज़ है, बहू भी एक्सरसाइज करती है, बेटे भी। बेसिकली फीलिंग होती है निदा, आप एक एक्सरसाइज कर लें, एक पर्पस के लिए करें, वो पर्पस जब आप अचीव करना शुरू करते हैं देन यू फील गुड। अगर आप उस पर्पस को लेके नहीं जा रहे माइंड के अंदर कि यार मैं कर रहा हूँ, और आप फील करना ये शुरू, मैं थक रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, फिर तो आप छोड़ देंगे, आप कभी भी नहीं करेंगे, यू नो। तो हर चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है ना कि आप किस लिए कर रहे हैं ये काम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज शुरू किए देन आपको अपने आप से लड़ना है, आप क्यों कर रहे हैं, एक मोटिव होना चाहिए उसके पीछे, मकसद जिसे हम कहते हैं कि मैंने ये अपनी बर्न करनी है, यहाँ पे वेट लेके आना है, तो ये बेसिकली मोटिव होना है। टारगेट, जैसे आपको हमेशा जिंदगी में, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका एक टारगेट होता है, तो वो सारी अचीव करने पड़ते हैं। तो ये आपको इनसे ही शिकायत है, रोक टोक, अप्रिशिएट नहीं करते। मैं कोशिश भी जब करती हूँ ना, अप्रिशिएट नहीं करते। बंदा बोले कि हाँ नहीं भाई तुमने ट्राई किया, यार ये आप ज्यादती करते हैं, आप तो ट्रेनर है, आपको मोटिवेट करना चाहिए इनको। मैंने इनको बकायदा, नहीं फिर गेन कर लोगी, वेट अप खा लोगी। इनको बकायदा जिम लगवाया है। अच्छा। और ये जिम में बंदा एक्सरसाइज करता है और ये मुझ पर नजर रख रही होती हैं। ये नजर इसलिए रखती है भाई, आप सारा पे नजर रख रहे हो ना, सारा को हटा दो। ये फिटनेस क्लब में जो है वो लड़कियां आती हैं तो वो कहते हैं देखो वो ग्रीन कलर का वेयर किया हुआ है जिम ड्रेस, वो देखो इस तरह का तुमने होना है। अब बताएं, वैसे आग लगती है, मैं आपको सच बताऊं, बहुत अगर दूसरी औरत से कंपेयर कराओगे ना, और वो मुझे खुद आग लगती है, अगर मेरा मियां कहते हैं यार उसकी स्किन कितनी प्यारी है, उसको अंदर बोलती नहीं हो लेकिन होती है, कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? मैं इनको इसलिए करता हूँ ताकि इनकी ईगो हर्ट हो, कुछ कर लें, लेकिन किसी आदमी को दिखा उल्टा ही ना हो जाए ईगो हर्ट हो। नहीं किसी आदमी को दिखा दे, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, पतला दुबला बॉडी हो रही है, तो जरूर थोड़ी लेडीज हो तो उसकी भी तो बॉडी है। आप अपनी फिटनेस का ख्याल अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए रखें ना, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, लंबी लॉन्ग टर्म ज़िंदगी हो, लॉन्ग टर्म रिलेशंस हो आपके। आप केयर करेंगी, आप केयर ये सोच के करें ना कि मैं अपने आने वाले वक्त के लिए और मैं अपने शौहर के लिए अपनी केयर कर रही हूँ, बस। बच्चे तो नहीं ना आपके। अभी एक और कपल को भी यही मशवरा दिया, जब आप ये सोच के करेंगी ना, तो इसका इल्म अल्लाह को है या आपको है, तो अल्लाह ताला इनके दिल में खुद ब खुद
आपके लिए मोहब्बत डालेगा और सारा को हटा देगा। और सारा आपके वहमो गुमान में कहीं से आ गई है। नहीं होती तो ये कभी भी नहीं कहते कि पतली हो जो वो कहते अच्छा है लगी रहे अपने खाने पीने में, मैं सारा में लग जाऊं, तो इसलिए यही वाली बात। तो जी आपकी तरफ आते हैं मेहताब साहब एंड आयशा, आप लोग क्या पूछना चाहेंगे? आप लोगों की शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल हो गए। 10 साल। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आवाज़ ही बंद करवा दी इन्होंने तो 10 साल में आपकी। तो ठीक चल रही है मैरिड लाइफ माशाल्लाह? कोई मसले मसाइल किसी किस्म के कोई? बस असल मसला ये है, वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, घर में शुरू में शादी के शुरू में ये सही थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा कंजूस होगा। हर चीज़ में घर पे लाने पे अभी मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है। अब आजकल ये समझ में नहीं आ रहा कि टमाटर मुर्गी में डालें या मुर्गी टमाटर में डालें। टमाटर बाकी बहुत महंगे हो गए। वही बात है, हर चीज़ का एक इशू बन रहा होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई जैसे घर चल रहा था ना, अब महंगाई तो ऊपर नीचे होती रहती है। आप घर की चीज़ों को ना छेड़ें, घर को हर चीज़ टाइम पे ओके करें, हर चीज़ को कि घर डिस्टर्ब ना हो। आप घर वालों को ये ना बोलो कि यार मेरे पास नहीं है तुम कर लो। अब देखें मेरे पास जब होता है मैं कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दावतें भी अकेले करी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जब नहीं होता ना मुझे, तो तब मैं कहती हूँ नहीं यार अब आपने करना है, अब आपने करना है, इस वक्त आप करके दिखाओ। अब आप नहीं आपने करना है, आप पीछे नहीं हट सकते। तो जाहिर सी बात है इनको खड़ा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मैं शुरू से ही लगी हुई कि भाई आपके इस तरह प्रेशराइज करने से इन्होंने कोई गलत काम शुरू कर दिया, मोबाइल में गुम हो जाते हैं, अर्न मनी, ये हुई ना बात। ये बताएं आपने कभी सोचा? अल्लाह का शुक्र है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत अच्छे हैं। मैं भी इनकी हूँ, मैं भी इनकी हूँ, ये भी मेरे हैं। अल्लाह मियां और आपके ज़िंदगी के लंबे साल करे आप दोनों के आपस में। बट एक दूसरे को सेक्रीफाइस करना चाहिए, उनसे पूछें, उनके साथ कोई ना कोई मजबूरी होगी ना इंसान की। कभी अर्निंग होती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा कमा रहा होता है, कभी डाउनफॉल आता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। तो उसमें जो लाइफ पार्टनर होता है ना, बेसिकली उसको समझना चाहिए, उसको बात करनी चाहिए। नहीं है थोड़े से गुजार कर हो सकता है फिर आ जाए दोबारा, फिर आपकी लाइफ ऐसी हो जाए। मज़े की बात यह है कि मैंने शुरू से ऐसी ही लाइफ गुजारी है। नहीं अच्छी बात है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैं कोई एक्स्ट्रा फरमाइश नहीं करती। मुझे पता है अपने हस्बैंड साहब आदमियों की नेचर होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा किफ़ायत शार, बल्कि नहीं मुझे सही लगेगा ना, कुछ लोग कंजूस होते हैं बाय नेचर ही, और वो शुरू से ही होते हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उसमें से भी आप देखेंगे एक बच्चा बचा के चीज़ें रखेगा, एक जो है वो दूसरों को खिला के खुश होगा। सो इंसान की नेचर होती है। तो बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो नेचर वाइज कंजूस होते हैं, अगर उनके पास होगा भी तो वो कहेंगे नहीं छोड़ो भाई यही गाड़ी रखो, क्या करना। उसको थोड़ा सा इस नज़र से देखें कि वो जो कंजूसी करके बचा रहा है पैसा, वो जा कहाँ रहा है? किसी के तो काम में लग रहा होगा ना। ऐसा हो सकता है कि पैसा यानी किसी दराज में पड़ा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा वो पैसा, आई डोंट थिंक सो। बट ये है कि हाँ इंसान के पास जब पैसा आए तो उसको खर्च करना चाहिए। खर्च करने से यानी वो कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, और फिर रोटेशन जितनी आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपकी अर्निंग भी उतनी होती है, क्योंकि आपका पैसा यूटिलाइज हो रहा होता है कई जगहों पे। बहुत से लोगों के घर, ये पूरा जो हमारी इकॉनमी इसी तरह चल रही है ना, अगर हम ट्रांजैक्शंस बंद कर दें आज तो हमारा मुल्क बैठ जाएगा। यू नो कभी ऐसा हुआ तो आपने क्रेडिट कार्ड का वो आया बिल और इन्होंने ऐसी शॉपिंग की हो दबा के क्या ये क्या कर दिया? 1994-95 में मैंने एक दफ़ा क्रेडिट कार्ड बनाया था। अच्छा जी, और उस पर कोई उस ज़माने में 2-2.5 लाख रुपए का बिल आया था। अच्छा, तो 1994 से आज कितने साल हो गए? मतलब लाइक 21 साल हो गए। नहीं ज़्यादा हो गए भाई, 24। हाँ अरे भाई हिसाब कर दो भाई, ये 2025 चल रहा है 31 में। हाँ, तो अभी मैंने दोबारा क्रेडिट कार्ड बनाया, बंद करा दिया। 30 साल बंद रखा है। आप लोग इंटरनेशनली इतना ट्रैवल करते हैं बगैर क्रेडिट कार्ड? वो मेरे कार्ड पे चलता है सब। उस कार्ड में पैसे कहाँ से आते हैं? वो डलवा के वही कहते तुम अपने इतने मजे से कह रहे कार्ड मैंने बंद करवा दिया, तो भाई वहाँ तो है ना। कहीं जाते हैं तो वो ऑनलाइन। मैं तो अपना बजट बना के चलता हूँ। अच्छा, बेसिकली बजट बना के चलना चाहिए इंसान को, पता होना चाहिए कि भाई नहीं तो ऐसा हुआ जाहिर है आपके बजट में से ही इनका बजट जाता होगा, तो इनके क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा आ गया बिल, फिर क्या होता है?
कुछ नहीं, मैं दे रही होती हूँ, यही कुछ दे रही नहीं। होती हैं अपने जो महीने के इनको पैसे मिलते हैं उसमें से बचा। अच्छा, पॉकेट मनी अभी भी है जारी सारी। वो तो माशाल्लाह। कभी ऐसा नहीं हो कि होता है ना, अक्सर लोग पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ में ही पकड़ा देते हैं। नहीं ऐसा नहीं। मुझे खुद नहीं मिलती पूरी तनख्वाह, तो क्या पकड़ा पूरी तनख्वाह। पहले भी कभी आप? हाँ नहीं कभी ऐसा हुआ। और ना मैंने आपको मैं ये बिल्कुल ईमानदार से बता रही हूँ कि जब क्रिकेट टीम आती है उनको एक मनी पैसे दिए जाते हैं डेली। तो आज तक यही नहीं पता होगा डेली अलाउंस कमाता हूँ मैं पैसे। हाँ डेली मैं नहीं पूछती। अच्छा, नहीं पूछती भी नहीं माशाल्लाह, बिल्कुल। डेली अलाउंस मिलता था। तो मुझे बेगमाद ने अभी PSL में बताया कि बल्कि किसी ने कहा डेली अलाउंस ना दे रहे हैं आपको। तो मैंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है? तो कह रहे पर डे के हिसाब से जो हमारा होता है। हाँ। उसको मैंने कहा ये भी इतने सालों से हो रहा है, आपने मुझे बताया। तो कभी कभार जो चीजें पता नहीं होती वो सही रहती है। अच्छी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी गुजर रही है, अच्छी सब कुछ है माशाल्लाह, और क्या चाहिए इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप कुछ कहना चाहेंगे कंजूसी पे? कि अब मैं भी ज़रा कहना चाहूँगा। जी हाँ, बेचारे वो मैं इतनी देर से खामोश था, इन्होंने मुझे खामोश करा दिया। अच्छा, पेशे के हिसाब से मैं भी सर की तरह स्पोर्ट्स से ही वाबस्ता हूँ, लेकिन ये है कि मेरी स्पोर्ट्स शॉप है। ओके। अच्छा। इस हवाले से मुझे शॉप को पूरा टाइम देना पड़ता है। अब सुबह मैं सवेरे उठता हूँ, शॉप जाने के लिए मुझे शॉप ओपन करनी पड़ती है 9 o'clock। सही। तो इसलिए लाजमी मुझे 7 साढ़े 7 बजे उठना होता है। अब मैं इनको उठाता हूँ, हालांकि इनको पहले उठना चाहिए मुझसे। मैं इनको उठाता हूँ तो ये कहती हैं कि जी मैं उठ रही हूँ अभी। तो मैंने इनसे कहा कि चलो जी नाश्ता बनाओ, मुझे शॉप पे जाना है मुझे। तो उस सिलसिले में मैंने काफ़ी कुछ अरसे से, मतलब पिछले लास्ट 5 years मैंने नोट किया ये काफ़ी लेज़ी हो गई हैं। पहले नहीं थी, पहले तो ये मुझसे पहले ही उठती थी और मुझसे ही कहती थी कि क्या नाश्ता बनेगा, क्या मतलब जैम जेली अंडे पराठे क्या बनाने हैं। मुझे घर के पराठे ज़्यादा पसंद हैं, तो ये भी बना के उस वक्त देती थी मुझे। उस वक्त ये होता था कि हमारा कोई लंच का कोई टाइम नहीं होता। जब फ्री होंगे शॉपकीपर, जब वो कस्टमर से फ्री होगा जब ही खाएगा। बाज़ कोई 5 भी बज जाते हैं हमको शाम को खाना खाने में। तो एक पराठा खा के जाओ तो ज़रा आसानी हो जाती कि एक सेटिंग बन जाती है। तो उस वक्त तक तो सही था, लेकिन बाद में काफ़ी लेज़ी हो गई हैं। अब कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैंने तो सुबह खुद ही चाय बनाई और ब्रेड ली और खाया और चला गया। अभी उठ रही है, फ़ोन कर रही है कहाँ है, मैं कहा मैं तो शॉप पर हूँ। अब इन्होंने देखे बर्तन भी सब धुले में साफ़ सुथरे हैं, तो है नहीं। मेरी आदत कुछ इस तरह की है कि मैं बिल्कुल ही निशान भी नहीं छोड़ता कि मैं नाश्ता करके भी गया हूँ या नहीं। कामयाब इंसान इसीलिए आप मेरी मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ। ये भी करते हैं। नहीं, वैसे ये गुस्से में ऐसी चीज़ें करते हैं कि मैं ढूंढती हूँ, अल्लाह कहाँ गए मेरे मियाँ, कहाँ गए, मुझे ढूंढना पड़ जाता है। गुस्से में बर्तन साफ करते हैं? नहीं, जैसे अपनी चाय की प्याली जी धो के चले गए कि नहीं मैं तुमसे ना, जैसे पता ही ना चले। अब मैं ढूंढी गई, पता नहीं चले, वो आपका ख्याल करते हैं कि मेरी बीवी को काम ना करना पड़े। आप नहीं, गलत सोच रही हैं इसके लिए तो माशाल्लाह घर में मेड वगैरह हैं, सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे तो बताएं फिर क्या हुआ? तो आपको ये शिकायत है कि ख्याल नहीं रखती? हाँ, लेकिन जब इन्होंने ये नोट करा, मैंने अपने अमल से ये जाहिर करा कि मुझे ये चीज़, अब इन्होंने खुद देखा कि ये खुद ही इस तरह सुबह नाश्ता करके चले गए। इनके दिल में वही जो आपने अभी कहा कि अल्लाह ताला खुद ही दिल में डालेगा, फिर तो अल्लाह ताला ने खुद ही इनके दिल में डाला। हालांकि मैंने कोई शिकवा नहीं करा इनसे कि कराती है नाश्ता आपको ये? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस ये पराठे नहीं बना के देती हैं, वो कहती हैं गर्मी ज़्यादा है आजकल कराची में। तो इन्होंने आपकी पूरी की, आप भी इनकी ख्वाहिश पूरी करी। वो खर्चों की क्या चीज़ है? ये कनेक्शन है क्या उससे, कंजूसी से या नहीं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि वक्त के हिसाब से अप एंड डाउन आता है। कभी हमारे यहाँ कारोबार में हमारे बड़े कहते हैं कि रोज़ी या रोज़ा। कारोबार में ऐसा भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, माशाल्लाह भरपूर आमदनी हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नहीं, तो उस हिसाब से एडजस्ट हमें करना पड़ता है। ओके। तो हर चीज़ को, अब ये नहीं है कि आज हम कहें कि जी हम आज जो है ना वो भरपूर खाना खा लेते हैं और कल मैं कहता हूँ कि यार आज तो मेरे पास दाल के पैसे भी नहीं है। एक मिनट में एक बात बोलूँगी, भरपूर आमदनी जब हो तो मैं कहती हूँ घर में भी आप भरपूर लाए ना, मुझे पता तो चले कि यार भरपूर आमदनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा घर भर गया, किचन भर गया। मैं सिर्फ किचन भरती हूँ, मुझे इसे यकीन माने में माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे इंशाल्लाह। कितने बेटे कितने बेटियाँ? 2 बेटे 2 बेटियाँ। 2 बेटे 2 बेटियाँ। अभी इंशाल्लाह उनकी शादी भी होगी इंशाल्लाह। पैसे उस वक्त निकालेंगे ना, आपको टेंशन लेनी है। जमा कर रहे हैं उन्हीं के लिए, बचत करके चल रहे हैं, जाहिर है बच्चों के लिए करता है ना इंसान। बिल्कुल। आप सर की एक बात मुझे अभी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की शादी के लिए हम बचा के रखते हैं। वेस्ट में तो बच्चे खुद अपनी सब कुछ चीजें करते हैं। हमारा कल्चर ऐसा है ना, हमारा केयरिंग कल्चर है। 18 साल के बाद उनका अपना घर, बिल, बिजली सब कुछ अलग। हम लोग ही हमेशा कब्र तक हम यही सोचते रहते हैं, बस बच्चों को प्लॉट खरीद के दे दें, बच्चों को वो गाड़ी दे दें। हम लोग ऐसे माँ बाप हैं। आपको प्लेजर मिलता है ना उस चीज़ में बेसिकली।
बट अगर हाँ बच्चों को आप थोड़ा सा सख्त जान बनाएं कि वो अपनी खुद अर्निंग करें, उनके अंदर ये शऊर आए मेहनत करने का, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सुबह उठे, जाएं, निकलें घर से और जाके मेहनत करें अपने रोज़गार के लिए, रिस्क के लिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बाकी आपने जो करना है एज अ पेरेंट आप करते रहें। बिल्कुल आपको करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह के मशवरे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इन दोनों एक प्यारे से कपल की तरफ से, मिस्टर एंड मिसेस मोइन खान हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम मिस्टर मिसेस मोइन खान से हमने उनकी ज़िंदगी की दास्तान भी सुनी थोड़ी बहुत, लेकिन उनसे बहुत सारे मशवरे हमने आपको भी दिलवाए और कपल्स जो यहाँ मौजूद रहे हमारे साथ उनको भी हमने मशवरे दिलवाए। तो अभी मेरे पास जो यहाँ कपल हैं, नाइला और रेहान, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। तो आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे इन लोगों से? नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई है नहीं, मसला ही नहीं है। अब तो ठीक ठाक है, बस इनके थोड़े से मसले हैं कि हर जगह इनके साथ जाना पड़ता है। अच्छा, कहीं पे भी मेरे साथ अभी तक आज तक नहीं गए। हाँ। शॉपिंग हर जगह पे इनको साथ मेरे ही जाना है। यार ये ना अब मैं काम करूं, वो किसी और के साथ जाना शुरू हो जाएंगे तो आप जाती है ना, बच्चों के साथ जाए ना, बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। आपसे एक्सपेक्ट करती है आप लेके जाए, फिर भी मुझे इनके साथ जाना होता है। सर हर जगह शॉपिंग, ससुराल, कहीं पे भी जाना है ना, तो मैं छोड़ के आऊँ या मैं लेके जाऊँ। अच्छी बात है ना, आप ही तो मुहाफिज हैं इनके, और कौन है? अरे थोड़ा बहुत घर के मुहाफिज भी है ना, घर का काम भी तो देखना है। मैं के भी कभी नहीं जाते हैं, ना लेके जाते हैं, ना जाते हैं, खुद ही मुझे जाना है। अच्छे अच्छे खाने बनवाएं, फिर देखें कैसे जाएंगे ये। खाने के तो बहुत शौकीन है, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए खाने में। वैसे वाकई क्यों नहीं जाते आप इनके साथ कहीं? थोड़ा सा अपना काम है तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। संडे को एक छुट्टी मिलती है, संडे को कहीं जाती नहीं है। और वैसे आप इनके साथ क्यों जाते हैं? मुझे तो बहुत मजा आता है अकेले। मैं भी मियाँ कहता है जल्दी चलो, देर हो रही है, जल्दी चलो, जल्दी वो चलो। आदमी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या कम करा रही हूँ पैसे, क्या चलो चलो जल्दी, जो देने जो देने बस जल्दी कर दो जल्दी। तो कहीं तो महंगी शॉपिंग होती है आदमियों के साथ जाना, मुश्किल होती है बहुत। कहीं पे भी नहीं जाते। लेके जाया करें आप दोनों जब शॉपिंग पे जाते हैं एक साथ? नहीं जाते। नहीं, कभी तो गए होंगे। गए हैं, बस ये जो कह रही है वो मुझे उलझन होनी शुरू हो जाती है। जो नेगोशिएशन शुरू होती है ना, वो अजीब सा लगता है बहुत। बार्गेनिंग। अच्छा, मैं बार्गेनिंग कर रही होती हूँ तो कहीं भी, यही नहीं पाकिस्तान, कहीं भी जाए बस ले लो, जल्दी कर लो, ले लो ले लो। अरे मैंने कहा शॉपिंग तो कराए पैसे, तो हर चीज़ में कम कराएंगे क्या? 25 रुपए कम करके क्या करोगे तुम? अरे मैं कहा बचा लेंगे 25 रुपए अपने पास रख लेंगे। मजा आता है, एंजॉय करते हैं, में मजा आता है, हम लोगों को मजा आता है। मैं ये तब मैं अच्छा, अगर शॉपिंग पे जाते हैं आप दोनों तो ज्यादा अच्छी शॉपिंग कौन करते हैं, आप या आप? मुझे तो कोई ऐसा शौक नहीं है। नहीं है मेरी शॉपिंग बेसिकली, इतने सारे मेरे दोस्त हैं जो गारमेंट्स का काम करते हैं, कोई ना कोई खुद ही पहुंचा देता है घर पे। लो जी। सो अब कभी ऐसा हुआ कि आप अकेले गए और आपको शॉपिंग करके लाना पड़े इनके लिए, तो ये इनको पसंद आ जाती है, इस चेंज कराती है? नहीं, कभी कभार ऐसे होता है, जैसे ईद बकरीद पे होता है तो तस्लीम साथ लेके जाती है, फिर चूज कर लेता हूँ मैं। नहीं, अकेले कभी लाए आप इनके लिए कुछ? बहुत दफा। हाँ, और आपको अच्छी लगी वो? हाँ, मुझे इनकी चॉइस है अच्छी। वही मैं मुझे पसंद किया तो ओहो क्या अच्छी चॉइस है, अच्छी चॉइस है। हाँ जी, तो आपने वजह बताई। मसला हल हो जाएगा भाई। ओकेजनली देखिए, ओकेजनली बंदा कहीं जाए ना तो अच्छा लगता है। ईद बकरीद भी जा रहे हैं कि चलो आज तय कर ले कितने दिन में जाना चाहते हैं इनके साथ, ये बताएं। बंदा आप ये बताएं कितने दिन चाहिए? 15 दिन में एक दफा ससुराल जाएंगी तो अब मैं हर 15 दिन में तो नहीं जाऊंगा ना इनके साथ। 15 दिन बहुत होते हैं यार, मेरे लिए काम भी है ना सर। यार ये बताएं, आप अपने अम्मी अब्बू से ना मिले 15 दिन, आपको कैसा लगेगा? नहीं, वहाँ तो रोज जाता हूँ मैं। तो ये जाती है अकेले? 15 दिन में एक दफा जाती है, उसको लेके जाओ। मना थोड़ी है जाना, जाने नहीं, आपकी अम्मी अब्बू के साथ मिलने ये जाती है? ओह, ये रोज जाती है? 15 दिन में। वहाँ की टाइमिंग कुछ नहीं है ना, वहाँ की टाइमिंग है 1 घंटा 1.5 घंटा आप मिले, सलाम दुआ की, सबसे बातचीत की, आ गए। आपके अम्मी अब्बू के पास जा रही है तो आप भी 2 हफ्ते में एक दफा। मैं जाऊंगा, ओकेजनली जाऊंगा ना सर। अब भाई ओकेजन ही होता है 15 दिन में, रोज 15 दिन वो चाह रहे ईद की ईद जाएं। ईद बकरा ईद बंदा बड़े दिनों में, बड़ी रातों में बंदा चला जाए, जब छुट्टी होती है अच्छा लगता है ना कि बंदा चलो मिलता है। उसके भी माँ बाप है ना, सारा दिमाग दुकान पे लगा हुआ है या काम पर लगा हुआ है, तो अब बंदा इनके साथ जाए, वहाँ पे भी सही से बातचीत नहीं है। आपको क्या लगता है टोर बनती है अगर लेट जाएं, मतलब लाइक कम जाएं? ऐसा नहीं है,
कुछ दामाद तो ऐसे सोचते हैं वैसे। नहीं, हर तरह की सोच, हमारी तरफ से ऐसा हर तरह की सोच तो होती है खैर, बट अब आप नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। कितने दिन में जाना चाहते हैं? कम से कम 1 महीने में एक दफा। अभी फिलहाल चले ये बात यहाँ स्टार्ट तो कराएं। जी 1 महीने में भी चले, आप थोड़ा सा 1 महीने में लेके जाएं इनको, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही 15 दिन पे आएंगे, फिर जाऊंगा वहाँ पर छोड़ूंगा और वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर जॉब पे जाना पड़ेगा। नहीं, संडे के संडे जाया करें ना। संडे को जो नहीं जाती है, संडे को नहीं जाती, वैसे मैं चली जाती। रोजा रखती हूँ संडे को? नहीं संडे को मैं घर पे होता हूँ ना। संडे में एक ही दिन तो छुट्टी वो होती है। टाइम, हाँ, टाइम स्पेंड करते वो मेरे साथ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं टाइम, और उस वाले दिन ये चाहते हैं कि आप जाएं, हाँ, उस वाले दिन अकेला रहना वो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं केयर करें एक दूसरे के भाई। शादी के हर स्टेज पे जो आप मियाँ बीवी की एक साथ की एंटरटेनमेंट है वो भी बदलती है। बिल्कुल ठीक है ना, जब नई नई शादी होती है तो उस वक्त आपको ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, सिनेमा जाना, कॉफ़ी शॉप जाना, होटलिंग करना ही अच्छा लगता है। फिर और बच्चों के बाद बच्चों के हवाले से हो जाती है वो प्रायोरिटी। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों की एंटरटेनमेंट इस वक्त क्या है एक दूसरे के साथ? एक दूसरे के साथ हमारी ग्रैंड डॉटर है, हाँ। वो है, और टीवी पे मूवी शूवी देख लेते हैं। कभी हम दोनों गाना शाना गा लेते हैं, कैरियोके करते हैं। यस, दोनों अपने कमरे में। तो ये एंटरटेनमेंट है, जो बिगेस्ट एंटरटेनमेंट है वो पोती है। वो पोती है, वाओ। उसकी वजह से अभी हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं। हम कहते नहीं, इसके साथ टाइम हमारा बहुत अच्छा, तो पता ही नहीं चलता पूरा दिन आपका कहाँ गया। हाँ, और वही उतनी अटैच है आप लोगों से। बहुत। अब तो क्या क्या कहती है आपको? बस अभी घर जाएंगे तो स्कूल से आई हुई होगी। मोइन को बोलते हैं दादा, अब 1 वीक से कह रहे हैं दादा अब्बू, हाँ ऐसे बोलती है। और आपको क्या कहती है? मुझे तो बोली नहीं पा रही दादी। अच्छा, पहले दादा निकाला दादा तो दादा की तो जान है ना उसके अंदर। हाँ। वरना मैंने देखा मोइन अपने बच्चों से इतना अटैच नहीं थे। हाँ। थे, प्यार मोहब्बत जो होती है, पर इससे जितना अटैच हुए हैं ना माया से, हाँ, वो मुझे पता चलता है। लड़कियां मुझे बेटियां पसंद। बेटियां, हम क्योंकि वैसे भी जब आपके बच्चे हुए होंगे उस वक्त आपका करियर भी था और बहुत सारी चीजें बिजी। अब जो है वो आप सारा फोकस उसी अपनी पोती को दे सकते हैं, और वो है भी बहुत प्यारी। तो आपका मसला हल हो गया? खुश हो गए देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके कहने के मुताबिक 1 महीने में एक दफा तो चक्कर लगाएं। एक वीडियो बना के भेज दीजिएगा। 18 साल जहाँ पर भी हो गए। नहीं, मगर बात ये है कि मेरे अम्मी अबू नहीं थे, उनका इंतकाल हो गया था, तो मैं कम बहनों के, मेरी बहनें थी तीनों, तो उन्हीं के पास कभी महीने में चली गई तो मोइन में जाते थे आपके मैके इतना? नहीं, मोइन जाते थे, अब जाते हैं ज़्यादा। अच्छा। मगर ये कि मैंने अपने ससुराल वालों को ना अपना समझ के उनसे कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो मेरा टाइम इतना अच्छा गुजरा अपने ससुराल में, और अभी तक मैं सोचें अपनी सास को अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। कोई ऐसी परेशानी हो, कोई बात हो, ससुर भी मेरे बहुत अच्छे थे। मतलब बिल्कुल मैं बेटियों की तरह उस घर में रही, कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप नहीं है। ईद पे सबसे पहले वो हमें डांट पड़ी। हाँ, मुझे कोई कंप्लेन होती थी, मैं मियाँ से नहीं बोलती थी, मैं सीधी मोइन के अब्बू के पास, देखिए ये मसला है। हाँ। वो कहते मोइन को बुलाते थे मुझे, अच्छा तुम थोड़ी देर बेटा बाहर जाओ। हाँ। मैं बाहर जाती, मोइन हंसते हुए आते थे, अच्छा सॉरी, बात। ये तो फायदा है बड़ा ससुराल का। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस आपके थे, आपने वही चीज अपनी बहू पे लागू की उसी तरह? मेरा बेटा भी माशाल्लाह सॉरी करना शुरू हो गया। हाँ, वो भी सॉरी कर देता है। और नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। जैसे मेरी बेटी है वैसी मरियम, बहुत लविंग माशाल्लाह। लविंग। हमें लगता है हमने कोई बहुत अच्छे काम किए हैं जो हमें बहू। ये भी एक नसीब की बात होती है कि आपकी फैमिली जो है उसमें जो एडिशन हो, वो आपकी फैमिली में और मोहब्बतें पैदा कर। बहुत बड़ा लाइक उसने शोबिज़ में थी, इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना, अपने पीक के ऊपर शादी कर लेना, फिर बेटी पैदा करना, उस बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी को डिवोट करना, अपना करियर छोड़ देना, बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। सो वो ये भी एक, जैसे शादी एक गैम्बल है, बच्चों की शादी भी एक गैम्बल है, इसको इस तरह कह सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को खुशबाश रखे माशाल्लाह। आमीन। सुबह हमारी दुआएं हैं, और वो जो आपके फैंस हैं उनकी भी दुआएं हैं। कुछ कहना चाहेंगे वो स्पोर्ट्समैन, क्योंकि अब आप आए हैं तो हम ज़रा फ़ायदा तो उठाएं, वो बच्चे जो वाकई स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज इस कैमरे के थ्रू देना चाहेंगे कि वो कैसे अप्रोच करें?
निदा अप्रोच बेसिकली तो जो जहाँ भी रहते हैं, सबसे पहले तो आप देखें कि आपके घर के करीब रजिस्टर्ड क्लब कौन सा है, उस क्लब में एंट्री करने की कोशिश करें, और आपके अंदर टैलेंट है तो आप जाएं, वहाँ प्रैक्टिस होती है तो वहाँ एंटर करें। और जो हमेशा मैं मैसेज देता हूँ कि मेहनत, हार्ड वर्क, एंड देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ये आपका ईमान होना चाहिए, बिकॉज कि अगर आप सिंसेरिटी से एफर्ट कर रहे हैं और मुस्तकिल मिजाजी से एफर्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह ने देना, वो आपको मिलेगा, ये यकीन रखें और मेहनत करें। मैं समझता हूँ मेहनत के बगैर ज़िंदगी में कोई हासिल नहीं कर सकते आप। अब आपने जो टिप देनी है ना हमारे नाज़रीन को, वो अच्छी सास बनने की कोई 3, 4, 5 चीज़ें बता दें कि वो क्या टिप है, ताकि सासें ज़रा वो फॉलो करें। बस उनको अपनी बेटी समझें। नंबर 1 तो ये हो गई, उनको अपनी बेटी समझें, जो चीज़ वो पसंद करती है उनको करने दें, आप उसमें इंटरफेयर ना करें कि नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। जो करे वो। और दूसरा ये ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को खाना पकाना आता, क्योंकि सासों का यही होता है कि जी खाना कैसे बनाएगी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अच्छी बहू का ना, अच्छी बहू का। तो आप उस पर भी ज़रा सा कम तवज्जो दें। और बस कोशिश करें जैसे आप अपनी बेटी को प्यार करते हैं ना, तो बहुओं को भी इसी तरह प्यार देंगी, तो वो भी आपको रिटर्न में इसी तरह प्यार देंगी। तो मेरा ख्याल है कि सारी सासों को ये सुन लेना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी। अगर घर का माहौल और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा और बेहतर करना, अपने बेटे को अपने पास रखना है, तो वो ही ना सबसे बड़ी बात कि जब से ये आए हैं इस वक्त इस इंटरव्यू में मैंने सबसे ज़्यादा नोट किया, ये सबसे ज़्यादा अपनी पोती का जिक्र कर रहे हैं। और वो एक ब्लेसिंग है कि वो इनकी आंखों के आगे पल रही है, और वो इसीलिए कि ताल्लुकात जब अच्छे होते हैं सास और बहू के, ससुर और बहू के तो अच्छे ही होते हैं, उनके तो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है सास और, जब वो ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो आपके बच्चों के बच्चे आपके सामने पलते हैं और वो आपको आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा इलोंगेट करते हैं और हेल्दी करते हैं। बिल्कुल ऐसी, जो मैंने अपने बच्चों को बेटे को पढ़ने बाहर भेजा था तो इसी वादे पे भेजा था, पढ़ोगे बाहर, सर्व अपने मुल्क में करोगे। बिल्कुल बस वो यही वजह के साथ रहते हैं मेरे। बिल्कुल, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 1 महीने वाली डील हो गई है और वो ऑन रिकॉर्ड है, सोच लीजिए। हर दफ़ा दिखाइएगा नहीं, ये देखिए आपने वादा किया। सो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो इस वक्त मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ और मेरे साथ यहाँ जो मेरे मेहमान हैं उनमें शामिल हैं जी प्रोफेसर फवाद फारूक साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल सोसाइटी, पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी NICVD से हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम जी। और मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर नुमान लतीफ़ साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कमर्शियल मार्टिन डॉ मार्कर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली डायबिटीज़ के ऊपर, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी पूरी दुनिया में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में तो हर दूसरे तीसरे शख्स को जो है वो ये बीमारी लाक होती है। और अगर मैं आपसे पहला सवाल डॉक्टर साहब ये करूं कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह कितनी ज़्यादा है? देखिए हमारे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, कुछ स्टडीज़ हैं जिनसे ये आइडिया हुआ है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर चौथे या पाँचवें शख्स में से एक शुगर का मरीज़। और अब तो ये भी नहीं वो कि एक सर्टेन एज पे जाके जी, अब तो बहुत यंग लोगों में एजेस में, मिडिल एजेस में, ओल्ड एज, इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। जी जी। तो मुख्तलिफ एज ग्रुप में मुख्तलिफ किस्म की शुगर पाई जाती है। तो रफली समझ लें कि हर चौथा आदमी शुगर का मरीज़ है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम एज शरह के हिसाब से हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हमसे ऊपर चीन और हिंदुस्तान है। हाँ। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो हम नंबर वन। चले किसी में भी तो हो, किसी चीज़ में लेकिन तो अच्छी चीज़ में नहीं है। नहीं, अच्छी चीज़ में बिल्कुल भी खतरनाक। कहते हैं, जो मैंने सुना है बचपन से, कि दिल की जो शुगर है, डायबिटीज़, वो बीमारियों की माँ है। जी बिल्कुल। और दिल की बीमारी का कितना हद तक जो सबब है वो ये डायबिटीज़। जी बिल्कुल। असल में एक्चुअली बैकग्राउंड जो शुगर होने का सबब बन रही है वो भी वही चीज़ें हैं जो दिल का मर्ज़ लाती हैं। अच्छा। यानी शुगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्यों तेज़ी से फैल रही है? इसलिए कि हमारे यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है,
फिज़िकल इनएक्टिविटी है, लोगों में वर्जिश की बिल्कुल आदत नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली जो यंग लोग हैं उनको सहूलियात भी नहीं है कि वो वर्जिश या फिज़िकल एक्टिविटी कर सकें। इसके नतीजे में, और फिर आपकी डाइट एरेटिक हो जिसमें कोई डिसिप्लिन ना हो, तो ये सारी चीज़ें शुगर भी लाती हैं और दिल का मर्ज भी लाती हैं। ओके ओके। अच्छा, शुगर अपने तौर पे जाहिर सी बात है, जब आपके खून में एक ख़ास मिकदार से शुगर बढ़ी रहेगी तो वो सिर्फ दिल की नालियाँ नहीं, जिस्म की हर नाली को मुतासिर करेंगी, इस मानों में कि उसमें तंगियाँ डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। उसके नतीजे में क्या होगा, गुर्दे, दिल, दिमाग, आँखें, पैर, यानी जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो शुगर की पेचीदगियों से बचा हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका तो रिलेशन, इसीलिए जैसे आपने जिक्र किया उम्मुल अमराज, कि माँ है तमाम अमराज, बीमारियों। मेरी अम्मा अब्बा को थी तो वो ये कहते थे शुगर तो बीमारियों की माँ है, माँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की वजह से जो पेचीदगियाँ हो रही हैं आपकी बॉडी में, उनको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं बेसिकली? अच्छा देखिए, पूरे चैलेंजेस को हम देखें तो हमारे यहाँ अर्ली तशख़ीस नहीं हो पा रही है। यानी एक तो वो सारे रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, तो हर आदमी में किसी न किसी दर्जे में प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, वो चेक ही नहीं करा रहा है। सेहत की हालत में कोई आदमी अपने डर के मारे नहीं चेक कराते, अगर हो गई तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपनी चेक ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल नहीं कराया जाता। फिर जिसको हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी केयर लेवल पे उस किस्म का इलाज मौजूद नहीं है कि उनको रोज़ाना की बुनियाद पे कोई दवाई दे सके, उनके फ्रीक्वेंट चेकअप्स हो सकें। तो अब प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक आ गया, गुर्दे ख़राब हो गए, यानी वो सारा पीरियड हम बड़े सुकून से गुजार देते हैं। और अब चूँकि इस तरफ तवज्जो नहीं है तो उस वजह से अब ये पेचीदगियाँ 30-35 साल में गुर्दे बिल्कुल ख़त्म, हार्ट अटैक। तो ये चैलेंजेस ये हैं कि तशख़ीस अर्ली हो, तशख़ीस के साथ साथ फिर ऐसी फैसिलिटीज़ हों कि उनको इलाज की सहूलियात मुयस्सर हों, प्रॉपर उसको कंट्रोल किया जाए, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन किया जाए, ताकि आप ये पेचीदगियों को ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम से कम डिले तो कर लें कि जो चीज़ 30-35 साल में आ रही है वो अब 55-60 साल तक में आए कि इंसान अपनी प्रोडक्टिव लाइफ में विदाउट प्रॉब्लम्स ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, मेरे दो सवाल एक साथ हैं। एक तो उन लोगों को आप ये बताएं कि आप बचें कैसे डायबिटीज़ से, नंबर एक। नंबर दो, अब हो गई है भाई, अब तो हो गई है, तो अब क्या करें? अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? जी, बचने के लिए जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स का जिक्र किया था, अपने वज़न को काबू रखना बहुत अहम है। ये जो ओबेसिटी है ना, आपने जैसे शुगर को उम्मुल अमराज का, हम अपने अब कार्डियोलॉजी में ओबेसिटी यानी मोटापे को उम्मुल अमराज कहते हैं। तो दुबले लोगों को नहीं होती क्या शुगर? कम होती है, लेकिन जो लाने का सबब बनता है वो मोटापा बनता है। मोटापा, और सिर्फ शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज मोटापे की वजह से आते हैं। तो आपका वज़न काबू रहे, रेगुलर वर्जिश की आदत डालें, डाइट में एक डिसिप्लिन रखें कि इस अंदाज से ये खाना है और ये नहीं खाना। इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो देते हुए साल में एक मरतबा सेहत की हालत में शुगर ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि टाइमली डायग्नोसिस हो सके। ये तो उन लोगों के लिए जिनको अभी शुगर नहीं है। बिल्कुल। शुगर हो गई तो उल्टे सीधे टोटकों में ना पड़े। प्रॉपर किसी ऑथेंटिक, जी फला धमाक पता नहीं कोई पढ़ा हुआ पानी पी रहा है तो कुछ, ये तो सिंपल मैथ है। आप जाके 3 महीने बाद टेस्ट करा लेंगे, पता चल जाएगा कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही। तो एक प्रॉपर, एक ऑथेंटिक डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी सही, क्योंकि शुगर की मुख्तलिफ अक़साम है। एक आदमी की शुगर हो सकता है सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से ठीक हो जाए, एक आदमी को इंसुलिन की बड़ी हाई डोज की ज़रूरत हो। इस बात का फैसला डॉक्टर करेगा कि आपके लिए कौन सा सबसे मुनासिब इलाज है। हम सोशल मीडिया पे अक्रॉस द बोर्ड देखते हैं कि बस ये एक नुस्खा जिससे शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर इंसान की शुगर मुख्तलिफ किस्म की है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लिए मुनासिब इलाज क्या होगा। फिर इलाज कराते हुए शुगर कंट्रोल भी रह रही है तो 6 महीने से 1 साल में डॉक्टर को दिखाना लाजमी है, ताकि इससे होने वाली पेचीदगियाँ अर्ली पिक हो सकें, इसका कंट्रोल प्रॉपरली देखा जा सके, और एक बेसिक स्क्रीनिंग आपकी रहती रहे कि आँख का क्या हाल है, गुर्दों का क्या हाल है, दिल का क्या हाल है। तो ये दोनों पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपसे मिस्टर नुमान साहब, मैं सवाल करना चाहूँगी कि लाइक जैसे इन्होंने वजाहत की कि
डायबिटीज़ और दिल का मरीज़ का कैसा चोली दामन का साथ है। जी हाँ, तो आपकी जो कंपनी है मार्टिन डॉ मार्कर, जो पाकिस्तान की टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में शामिल है, सो इसके मुतालिक डायबिटीज़ से मुतालिक और कार्डियोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके हवाले से आप लोगों की कंपनी क्या खिदमत अंजाम दे रही है? जी बिल्कुल, अद्वियात बनाने के अलावा जो हम समझते हैं कि हमारी जो मेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी के लिए, वो ये है कि हम एजुकेट करें लोगों को। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया इस चीज़ का, जो सबसे ज़्यादा कमी है हमारे माशरे में वो है कि अवेयरनेस नहीं है, चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इवन पढ़े लिखे लोगों के को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम जो करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि बेशुमार लोगों को तो पता ही नहीं है कि जी उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो हम ये ज़रूर कर रहे हैं, जो कि हम डिकेड से काम कर रहे हैं, कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हम स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है या कोई ऐसी स्टेज पे तो नहीं है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि डायबिटीज़ होने से पहले वाली स्टेज हो, ताकि उनको हम एजुकेट कर सकें, उनको हम ऐसा मटेरियल दे सकें जिसमें, और मैं समझता हूँ कि जी हम चूँकि ये बहुत ही कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, अगर उसमें से 5-10% लोग भी अगर उसको फॉलो कर लें तो हम समझते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी फतह है और इसमें हम बहुत कामयाब हुए हैं ओवरऑल। तो ये हमारा सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमारे जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, यानी मोहल्ले के वो डॉक्टर जिनके पास सबसे पहली दफ़ा मरीज़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि जी हम उनके लिए कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते रहें। जो लेटेस्ट इस वक्त अपडेट्स हैं डायबिटीज़ की फील्ड में, कार्डियोवास्कुलर की फील्ड में, वो जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, हम इनकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि तमाम उन डॉक्टर्स को, जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, उनको एजुकेट कर सकें कि उन्होंने किस तरह पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट देनी है। क्योंकि हर अपडेट होती जाती है ना, साइंस में भी, मेडिकल की फील्ड में भी बिल्कुल अपडेट, नई रिसर्चेज आती रहती हैं। जी हाँ, के हवाले से तो ये सारी चीज़ें हर 2-3 साल बाद रिवाइव होती रहती। तो हमारा मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि इस वक्त जितना दबाव है इस बीमारी का पाकिस्तान में, और उसकी कॉम्प्लिकेशन जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उसकी वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आइंदा 5-10 साल में एक तो वबाई सूरत इख्तियार कर गई है डायबिटीज़ जो है। और मैं समझता हूँ कि जी इसमें तमाम सोसाइटी के हर जो भी प्लेयर है उसको हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसका मतलब ख़तरे में वो लोग हैं जो तो मोटे हैं, अपने वज़न मतलब ज़्यादा हैं अपने एज और उस हाइट वगैरह के हिसाब से। दूसरा क्या ये भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स को है जी, मरूसियत भी इसमें एक एलिमेंट रोल प्ले करती है। ये वैसी वाली बीमारी तो नहीं है जो प्योर जेनेटिक हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन ख़ानदानों में ये मौजूद है उनमें सब्सिक्वेंट फिर बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा। और अगर बच्चों ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया अपने वेट पर, एक्सरसाइज की, तो बच्चा इनडायरेक्टली ये है कि अगर आपके वालिद या वालिदा को शुगर है तो आपको और ज़्यादा ओवर कॉन्शियस रहना चाहिए कि आपको भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कॉन्शियस भी हो तो भी हो जाए। देखिए अल्टीमेटली जो भी हम रेमेडीज़ बता रहे होते हैं ये 100% की गारंटी नहीं है। कुछ चीज़ें खुदा ने अपने हाथ में अभी तो बचाया हुआ है अपने आप को एक्सरसाइज से, वजन लेकिन इंसान एफर्ट करता है तो अल्लाह मदद भी करता है। बिल्कुल, बहुत ख़तरनाक है भाई डायबिटीज़, आम नहीं खा सकते बंदा। थैंक यू सो मच आप लोगों का अवेयरनेस फैलाने के लिए, थैंक यू सो मच आपका। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने ये भी बता दिया कि रिश्ते कैसे बेहतर बनाने और ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है वो इन लोगों ने बता दिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।